हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का वेटरन यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ यशराज सिंह चौहान। तो आज हम कुछ नया देखने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम लोग ने कभी भी यूपीएससी के सी सेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। और सी सेट का पेपर 2024 का 16 तारीख को जो हुआ है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं मुझे। और हमारा जो चैनल है वो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से है, और उसके मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब के क्वेश्चन यहाँ पे क्वांट के और रीजनिंग को देखने को मिले हैं, वो क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के हैं। विशेषकर अगर हम बात करें क्वांट के क्वेश्चन, क्योंकि जैसा हमारे मेंस में आता है नंबर सिस्टम वगैरह, वैसा क्वेश्चन बहुत प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। और सीखने के उद्देश्य से ये सेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन रहेगा एंड आंसर की रहेगी जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं। क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन मैंने इसमें थोड़ा साइड में रखे हैं, उसको मैं दूसरे पार्ट में बता दूंगा। अगर आपकी इसमें अगर आपका फीडबैक होता है और अगर आप चाहते हैं कि इसके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसको अलग पार्ट में करवा दूंगा। ठीक है, इसमें क्वांट एंड रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन होंगे, अराउंड 50+ क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबरिंग भी लिखी होगी। ये हमारा सेट बी है। ओके, तो सेट बी में जो क्वेश्चन नंबरिंग है, मतलब जो क्वेश्चन मार्किंग है, उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सबसे पहले। तो इसमें देखो क्या बोला गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं इंग्लिश में सॉल्व करूंगा, हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर एंड वाई बी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स ऑफ एक्स। तो एक्स हमारा 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको मैंने 10 स्मॉल एक्स वाई ले लिया। और y हमारा भी 2 डिजिट नंबर है, जो कि इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनाया, यानी 10y प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहली चीज निकल के आ गई। इफ x प्लस वाई, अब ये कैपिटल है और ये कैपिटल y है, और ये मैंने स्मॉल लिया। इसकी जगह मैं a और b भी ले सकता था, लेकिन इससे सहूलियत होती है। इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, अगर x प्लस वाई, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, x प्लस वाई बोला है ना उसने, तो x प्लस वाई ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा? 99। सो यहां पे जब इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 99 हो जाएगा। सो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो उसने हमसे पूछा क्या है, पूछता है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज कितनी आएंगी? पॉसिबल वैल्यू इन द सेंस कि कितने नंबर्स ऐसे बन सकते हैं। तो यहां पे बस हमें यहां पे हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा। अब देखो यहां पे जो इनके पेयरिंग बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं। 1 एंड 8 बन सकता है, 2 एंड 7, 3 एंड 4, 3 एंड 6, 4 एंड 5। ठीक है, फिर उसके बाद 5 एंड 4, फिर उसके बाद 6 एंड 3, 7 एंड 2, और फिर उसके बाद 8 एंड 1। ठीक है, अब देखो यहां पे एक जो एक्सेप्शनल केस होंगे वो हमारा क्या होगा, अगर मैं 0 ले लूं तो 0 एंड 9 एक पेयर ये होगा, और एक पेयर हमारा इसके बाद जो बनेगा 9 एंड 0। अब देखो 0 एंड 9 क्यों नहीं बनेगा? अगर मैं यहां 0 एंड 9 लूंगा तो ये 2 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। अगर मैं यहां पे 9 ले लेता हूं, हालांकि ये तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, लेकिन इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारा सिंगल डिजिट का हो जाएगा, इसलिए ये दोनों वैल्यू हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारा सीधा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, द वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल्स टू द वेट ऑफ 7 गर्ल्स। ओके, तो 6 बॉयज का जो वेट है वो 7 गर्ल्स के वेट के बराबर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 मैन, इज इक्वल्स टू 3 मैन इज इक्वल्स टू 4 वुमेन। ये हमारे पास एक रिलेशन दे दिया इनके बीच में। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमन इज 63, यहां पे बोला है एवरेज वेट जो वुमन का है वो 63 है। अब एवरेज वेट का मतलब क्या होता है? ईच की कहानी हो रही है, तो एक वुमन का वेट मैं समझ सकता हूं 63 है। अच्छा, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज? तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की कहानी हो रही है, तो 6 बॉयज बराबर हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 4 वुमेन निकल के आ रहा है। तो यहां पे 3 टाइम और 2 से दिस इज 2 टाइम, है ना। सो बॉयज और वुमेन के बीच में जो रेशियो निकलेगा ये 3:2 का निकल जाएगा, सॉरी 2:3 का निकल जाएगा। जस्ट यहां पे जाएगा 3 और यहां पे 2। अब यहां पे जो वुमेन का एवरेज वेट दिया गया है वो 63 दिया गया है आपको। ठीक है, तो 3 यूनिट से ये कटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 21। सो बॉयज का एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट की वैल्यू 42। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड द मिनट एंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 2 PM। तो देखो 10 AM से, और वो भी सेम डे की कहानी, तो इसमें ना स्लॉट बांटेंगे हम। 10 से 11 बजे का टाइम, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। अब देखो यहां पे ये वाला जो स्लॉट है ना, ये बिल्कुल स्पेशल स्लॉट है। यहां पे शार्प जब 12 PM बजेंगे ना, मतलब 12 जब हो रहा होगा, तब वो एक बार हमारी क्या है, सुई कोइंसाइड करेगी। यहां पे भी हमारी एक बार करती है और यहां पे भी एक बार करती है। अब देखो इसका तो टाइम मैंने बता दिया कि यहां पे शार्प 12 PM पे ये हमारी जो सुई है वो कोइंसाइड करेंगी, लेकिन यहां पे जो टाइम होता है वो 10:54 का टाइम होता है, और यहां जो टाइम होता है वो 1:05 का टाइम होता है।
ठीक है, तो यहां पे टोटल अगर हम देखते हैं तो कितनी बार सोई हमारी जो है वो कोइंसाइड करेंगी, 3 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 टाइम्स। नेक्स्ट, द कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2025 इज सेम फॉर, कौन से ऑप्शन में हमारा सेम होगा? तो इसमें ना एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो छोटा सा कंसेप्ट अगर हम समझ लेंगे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब वो छोटा सा कंसेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे लीप ईयर से रिलेटेड होता है, लीप +1, लीप +2, लीप +3 और लीप इटसेल्फ। ठीक है, ये 4 कंडीशंस हमारी बनती हैं। जब भी लीप +1 का ईयर होता है तो वहां पे हमारा हो जाता है 6, लीप +2 में 11, लीप +3 में हमारा हो जाता है 11 और लीप इटसेल्फ में हो जाता है 28 एंड 40। अब इसका कंसेप्ट क्या है, देखो अगर मैं बात करता हूं तुमसे कि 2025 जो है वो क्या है, लीप +1 है। अब लीप +1 यानी कि 2025 हमारा 2024 होता है लीप, और 2024 यानी लीप +1 हो गया। तो यानी कि हमें ऐड करना होता है, ये सारी कंडीशन हमारी एडिशन पे चलती है, तो ऐड करना होता है। 2025 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो 2025 में 6 हमारा ऐड हो जाएगा, तो सेम ईयर हमारे पास निकल के आएगा 2031। सो 2031 ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर निकल जाएगा। वेरी गुड। अब ये चीज इसमें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ये कैलेंडर का कंसेप्ट है, कैलेंडर के कंसेप्ट के अनुसार इस वाली चीज को हमें समझना पड़ेगा बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, लेट द PQRS बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो PQRS जो है ना, ये हमारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया क्या कि ये ग्रेटर देन 0 होंगे, ये सारी की सारी जो वैल्यू होंगी दिस इज ग्रेटर देन 0 होंगी, और इंटीजर है तो ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे, नॉन फ्रैक्शन वैल्यू है। लेट PQ बी ऑड एंड RS बी इवन। तो PQ हमारी कैसी है, ऑड है, ठीक है, और R और S जो है वो हमारी इवन है। ठीक है भाई, आगे क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट में कंसीडर क्या करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो हमें यह पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो जो भी करेक्ट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, P माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू में QS। अब ये हमको दिया गया है इवन। अब अगर ये इवन दिया गया है तो सबसे पहले अब हमको इनको ना टुकड़ों में समझना पड़ेगा। देखो ऑड एंड इवन वाली नंबर सिस्टम में मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ऑड एंड इवन वाली चीज को हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। अब देखिए P हमारा क्या है, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट देख रहे हैं, P हमारा क्या है, P हमारा 0 से बड़ा ही है, लेकिन P एंड Q दोनों के दोनों ऑड हैं, तो यहां पे हमारा ऑड आ जाएगा। ठीक है, R क्या है, इवन है, तो माइनस इवन हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करना है, सो ऑड माइनस इवन हमारा हमेशा क्या आता है, ऑड निकल के आता है। तो ऑड का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, ऑड का होल स्क्वायर ऑड निकल के आता है, तो इस पूरी जगह पे हमारा आ जाएगा ऑड। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है कि Q इंटू आर। अब Q हमारे पास क्या है, ऑड है, और R हमारा इवन है, तो ऑड मल्टीप्लाई इवन हमारा क्या हो गया, आ जाता है इवन आ जाता है, तो इसकी जगह हमारा इवन आ जाएगा। अब ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, इवन निकल के आता है। क्या हमारे पास RHS में इवन है, यस, तो दिस इज ट्रू, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट है Q माइनस एस एंड देन Q स्क्वायर। ये अपन को इवन बोला है इसने, है ना, इसको प्रूफ करते हैं, आ जाओ। सो Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास ऑड है और S हमारे पास इवन है, तो ऑड माइनस इवन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था ऑड होता है, और इनटू में Q स्क्वायर यानी ऑड का स्क्वायर, और ऑड का स्क्वायर क्या होता है, ऑड का स्क्वायर भी हमारा ऑड होता है। अभी हाल मैंने आपको बताया था। अब ऑड मल्टीप्लाई ऑड जब हम लोग करते हैं तो अल्टीमेटली ये ऑड का स्क्वायर ही तो हो गया। अगर हम इसको देखते हैं तो Q हमारा ऑड है ना, यस, ऑड का स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा, ऑड का स्क्वायर ऑड, करेक्ट है, और ऑड का स्क्वायर अगर ऑड निकल के आ जाएगा तो यहां पे फिर इवन कैसे होगा, ये इवन नहीं होगा। अच्छा, यहां पे ये S छूट रहा है हमारा, तो यहां पे ये S भी आ जाएगा, तो अब S अगर आ जाएगा तो S हमारा कैसा है, इवन है, तो यहां पे ये इवन हो जाएगा, तो एक इवन हमारा ये वाला आ जाएगा। अब ऑड और ऑड यानी ऑड का स्क्वायर तो ऑड होता है और इनटू में इवन है, तो ऑड इवन का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट कितना होता है, इवन होता है। तो देखो LHS बराबर RHS फिर से प्रूव हो गया, यानी कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट क्या है भाई, Q प्लस आर स्क्वायर और इनटू में P प्लस S। अब इसका हमको दिया गया है ऑड, अब इसे ऑड प्रूव करना है अपने को, ठीक है। सो Q की वैल्यू क्या है, ऑड है, और R हमारा इवन है, तो ऑड प्लस इवन होल स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास क्या है, ऑड, और देन उसके बाद S है हमारा इवन,
तो देखो ऑड एंड इवन का जो सम होता है वो हमारे पास कितना निकल के आता है, ऑड निकल के आता है। तो दिस इज तो ऑड हो जाएगा और ये ऑड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऑड का स्क्वायर ऑड होता है तो ऑड इंटू ऑड हमारे पास कितना हो जाता है, ऑड निकल के आ जाता है, यानी कि ऑड का स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो प्रूव LHS बराबर RHS। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों के तीनों हमारे करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड एंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स। अब ये हमारा क्लॉक वाला क्वेश्चन हो जाता है। क्लॉक वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा हमारा एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले से सीधा सीधा आप लोग निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है भाई, 30h माइनस 11 मिनट डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा मोड में होता है। मोड में का मतलब क्या हो गया कि जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो 30h यानी कि कितना हो जाएगा, 30 इंटू एच बोले तो आर एंड यानी 4 माइनस 11 इंटू मिनट पे कितना हो रहा है 25 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो दिस इज हो जाएगा हमारा 120 और माइनस में ये हो जाएगा 275 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 7.5 और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। हालांकि ये मोड में चल रहा है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 17.5, वो भी माइनस में, लेकिन मोड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज 17.5 डिग्री, ये हमारा डिग्री में हो जाता है। सो दिस इज 17.5 डिग्री। वेरी गुड, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये। अब यहां पे हमारे को एक सीरीज काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया गया था, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सीक्वेंस। तो यहां पे ऑप्शन से ही हम लोग को सेटिस्फाई करना होता है। अब देखो यहां पे ऑप्शन से सेटिस्फाई तो करना रहेगा तुम्हें, लेकिन ये भी पकड़ना पड़ेगा कि पैटर्न चल क्या रहा है। सो देखो अगर मैं यहां पे 4 ब्लैंक है ना मेरे पास, इन 4 ब्लैंक में से पहला वाला फंसाता हूं मैं। लाइक यहां पे अगर मैं लिख देता हूं बी, ठीक है, देन ए, देन डी एंड देन डी सी। अब चेक करता हूं पहले मैं, तो ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी, नहीं ये नहीं हो रहा है सेट। क्यों, क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो गया ये चीज, क्योंकि यहां पे और यहां पे दोनों जगह कॉमन आ गया। ठीक है भाई, तो यहां पे तो ये चीज नहीं हो रही है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, बी में लगाता हूं। अगला ऑप्शन बी, ए देन सी देन डी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी बी सी डी, ए बी बी सी डी, ये दोनों फिर सेम हो गए, तो यानी ये भी नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ नाटक है। अगला चेक करते हैं, अगला क्या है, यहां पे ए, यहां पे ए, यहां पे सी और यहां डी। अब चेक करते हैं, ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी सी डी, ए बी सी डी डी। तो देखो जितने भी सीक्वेंस है ना हमारा, यहां पे सबसे पहले ए डबल बार आया, डी पे सीरीज खत्म, यानी कि यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके यहां तक। देखोगे अगर तो यहां पे ए 2 बार है, फिर बी सी डी, यहां पे बी 2 बार है, फिर सी डी, यहां पे सी 2 बार है, ए बी 2 बार सी डी, ए बी सी और 2 बार डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्त। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे क्या है, 2% पी एंड क्यू एंटर इनटू द पार्टनरशिप या फिर बिजनेस, पी पुट्स 1400 मोर देन द क्यू। अब देखो एक पी है हमारे पास और एक क्यू है। अब क्यू ने अगर x रुपीज इन्वेस्ट किया है तो इसने 14,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, 14,000 ही है ना, यस। बट P हैज इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स एंड Q हैज इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स। तो P ने इन्वेस्ट किया है 8 मंथ के लिए और Q ने इन्वेस्ट किया है 10 मंथ के लिए। ठीक है भाई, इफ P शेयर्स इज 400 मोर देन द Q शेयर आउट ऑफ द टोटल शेयर ऑफ इतना। तो देखो टोटल शेयर अगर हम बात करें, P का शेयर प्लस Q का शेयर, ये दोनों हमारे दिए गए हैं 2000, और P का शेयर यहां पे बोला है कि Q के शेयर से 200 ज्यादा है, कितना 400 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं तुमसे कि P का शेयर कितना होगा तो आप बोलोगे सीधा सीधा 1200, और Q का शेयर कितना होगा आप बोलोगे सीधा सीधा 800। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो इधर से भी मैं शेयर निकाल सकता हूं। P का शेयर कितना आएगा, इधर पे पहले कट कर देता हूं, 2 से दिस इज 4 टाइम और 2 से दिस इज 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस में 14,000 यूनिट, और P का शेयर हम लोग ने अभी निकाला है विच इज 1200। Q का शेयर कितना है, x इंटू 5 यूनिट, और इसका शेयर हम लोग ने निकाला है 800। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही डिवाइड कर देंगे यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00, और 4 से दिस इज 2 टाइम, 4 से दिस इज 3 टाइम, राइट। अभी ये कट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये जाएगा इधर पे, तो दिस इज हमारा हो जाएगा 8x, और प्लस में हो जाएगा ये हमारा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना, तो दिस इज हो जाएगा 112,000, और यहां पे ये हो जाएगा 15x, राइट। तो यहां पे बचेगा 7x, और जैसे ही 7x बचेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16,000, क्योंकि 1127 से कटता है तो 16 आ जाता है, तो 16,000 ये वैल्यू होगी। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ए, सॉरी P, तो P का कैपिटल कितना था 16,000 प्लस में 14,000 यानी कि 30,000 आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं।
आगे बोलता है पी सैलरी इज 20% लोअर देन द क्यू सैलरी। तो पी की जो सैलरी है वो 20% लोअर देन द क्यू सैलरी, यानी 20% लोअर देन द यानी 40%, 80% यानी 4/5। तो पी की सैलरी और क्यू की सैलरी का जो रेशियो आएगा वो 4/5 आ जाएगा। वेरी गुड। आगे विच इज 20% लोअर देन द आर सैलरी, यानी विच इज वॉट क्यू, क्यू की सैलरी जो है वो आर से 20% लोअर है, यानी क्यू और आर का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 4/5। अब यहां पे देखो, अगर मैं पी क्यू आर तीनों के कंबाइंड रेशियो बनाता हूं तो वो कितने बनेंगे। यहां पे क्यू 5 यूनिट है, यहां पे 4 यूनिट है, इसमें पूरे से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 रेशियो 20 हो जाएगा, और इसमें 5 से करेंगे तो दिस इज हमारा 25 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या हमसे, पूछता है हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी, तो आर की सैलरी कितनी है 25 यूनिट या 25x मोर देन द पी सैलरी, तो पी की सैलरी कितनी है 16x। ठीक है, एक्स एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 16 से कितना ज्यादा है, 16 से ये ज्यादा है तुम्हारा 9, 16 से 9 ज्यादा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज निकालना है बिकॉज 4 से दिस इज 4 टाइम, 4 से दिस इज 25 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 225/4, और 4 से ये वैल्यू कटेगी 4 5 सा, 4 5 सा कटेगा तो बचेगा इधर पे 2, 4 6 सा, और पॉइंट में आ जाएगा तुम्हारा 25, तो 56.25% हमारा मोर आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हाँ जी, इसमें क्या है, a number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4। तो देखो एक नंबर ऐसा था जो कि मिस्टेकली क्या हो गया, गलती से उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो वो नंबर क्या था, वो लेट कर लेते अपन, लेट नंबर बी 4x। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये x हो जाएगा, लेकिन इसको करना क्या था, 4 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, What is the percentage change in the resultant due to this mistake? तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, देखो कितना चेंज हो गया इधर पे, 15x का चेंज हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 16x के रिस्पेक्ट में, x x ये कट जाएगा। अब यहां पे परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से दिस इज 4 टाइम और 4 से दिस इज 25 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारा 375/4, और 4 से ये वैल्यू कट जाएगी हमारी 9 टाइम, 4 9 जा 36 बचेगा 1, और 4 3 जा 12 बचेगा 3 और 0.75 परसेंटेज। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 93.75%। एक सेकंड में थोड़ी सी ना वॉइस कम कर लेता हूं। हाँ जी अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ। तो देखो जो बोथ वाली कंडीशन होती है ना उसके रिस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन करना पड़ता है, तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे फेल के रिस्पेक्ट में। तो देखो एक सब्जेक्ट इंग्लिश है और एक सब्जेक्ट हिंदी है, सो दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज हिंदी, तो बोथ में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं 15%। अब देखो इंग्लिश में 80% स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे 20%, हिंदी में 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे 30%। तो अगर मैं ये ओनली हिंदी वाले फेल निकालूं तो निकाल सकता हूं क्या, यस 15%, ओनली इंग्लिश वाले फेल निकालूं तो निकाल सकता हूं क्या, यस 5%। तो उसने पूछा क्या है मेरे से, पूछता है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली वन सब्जेक्ट में ये हो गया और ये हो गया, यानी 20% हमारा आंसर हो गया, 20% ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। आगे आ जाओ, आगे क्या बोलता है, A father said to his son, N years back I was as old as you are now। तो फादर बोलता है कि अगर मैं N years back चला जाऊं तो मेरी जो एज है वो तुम्हारी एज के बराबर होगी, वो अपने सन से बोल रहा है ना, तो सन की एज के बराबर होगी। ठीक है, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स, फादर बोल रहे हैं तो फादर की जो प्रेजेंट एज है दिस इज 4 टाइम्स ऑफ समथिंग, किससे 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ योर एज N years back, यानी जो तुम्हारी एज थी N years back। ठीक है भाई, आगे क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 130 ईयर्स, अगर फादर और सन की प्रेजेंट एज 130 ईयर्स है तो बताना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो इनकी डिफरेंस बताना है, एजेस में कितना डिफरेंस होगा। तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व होंगे। यहां पे अगर मैं देखूं तो फादर माइनस सन, ओके, एफ की वैल्यू अगर मैं एस प्लस एन इस वाली जगह पे रख देता हूं तो ये हो जाएगा एस प्लस एन इक्वल में 4s माइनस 4n। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 3s, सॉरी ये हो जाएगा हमारा यस 3s, और ये हो जाएगा 5n। तो s अपॉन n का जो रेशियो निकलेगा ये 5 अपॉन में 3 निकलेगा, सो दिस इज हो जाएगा हमारा 5x और ये हो जाएगा हमारा 3x। अब ये चीज ना हम लोग यहां पे रख देंगे, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहां पे रखता हूं तो s की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू 8x। अब ये चीज मैं यहां रखूंगा, f की वैल्यू 8x मैंने यहां रख दी और s की वैल्यू 5x मैंने यहां रख दी, इक्वल्स टू 130। तो 13x की वैल्यू कितनी होगी 130, सो x की वैल्यू कितनी होगी 10। अब फादर की एज कितनी निकल के आ जाएगी 80 और सन की एज कितनी निकल के आ जाएगी 50। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था उसने, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 30 ईयर्स का, तो 30 हमारा आंसर है, 30 ईयर्स का डिफरेंस है, यहां पे लिख भी देता हूं मैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, अभी बहुत प्यारे क्वेश्चन है, अभी आगे देखते जाओ। अब
अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये हमारा सीधा सीधा ना कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था, अब सीधा सीधा देख के करना है इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था कन्वर्जन वाला। कंसीडर द फॉलोइंग, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है ये। 1 मीट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, ये भी सही है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। हमारे तीनों की तीनों सही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, आगे क्या है, अब ये हमारा थोड़ा सा ना अब नंबर सिस्टम वाला सिलसिला जो है वो चालू हो जाता है। नाउ हमारे पास दिया गया है 222 टू द पावर 333 प्लस 333 टू द पावर 222, ये अपन को दिया गया है। इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो किस नंबर से ये हमारा डिविजिबल होगा, हमें ये चार ऑप्शन में से एक आंसर ढूंढना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे सबसे पहले अगर हम इसे यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट से करते हैं, तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या कहता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है इससे 2 टू द पावर 333 प्लस 3 टू द पावर 222। अब देखो 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी इस वाली चीज को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पे 4 8 जा बचेगा इधर पे 1, और 4 3 जा बचेगा 1, तो 2 टू द पावर 1 बचेगा यहां पे इस, अब देखो 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 जा बचेगा इधर पे 2, और 4 5 जा फिर से बचेगा हमारे पास 2, तो यहां पे 3 टू द पावर 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 9, तो यहां पे आ जाएगा 11, यानी यूनिट डिजिट इसकी जो होगी, यूनिट डिजिट वो आ जाएगी 1। अब यूनिट डिजिट देखो 1 आने का कंसेप्ट क्या होता है, अब ये यूनिट डिजिट 1 तो आ गई है, अब बात ये होती है कि हमको चेक करना है कि किससे डिविजिबल होगा। अभी देखो अगर मैं 2 वाली चीज देखता हूं, 2 2 एंड 2, ये तीन जगह हमें 2 दिख रहा है, ये नंबर यूनिट डिजिट जो 1 निकल के आ रही है ना, ये कभी भी हमारा 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी हमारे पास ऑड डिजिट आ गई अब लास्ट में, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होती है। अब जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये नहीं होगा, और हमारा आंसर ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज 3 एंड 37 से डिवाइड होगा बट नॉट 2। अब देखो 37 और 3 में क्या कॉमन है, 37 3 हमारा होता है 111, तो 111 का ये भी मल्टीपल है और 111 का ये भी मल्टीपल है, यानी कि 37 से भी ये डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 222 जो है वो 2 इंटू 111 है, और 111 इज द फैक्टर, 111 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 37 विच आर 2 प्राइम नंबर्स, है ना, तो वो 3 और 37 से तो डिवाइड होंगे बट 2 से नहीं होंगे, सो दैट इज वाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे देखिए अगला क्या है, हाँ, what percent of water must be added with the honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price। तो देखो cost price of honey, तो हनी की कॉस्ट प्राइस 100% हो गई, अब इसमें वाटर जो है वो वाटर की कॉस्ट प्राइस 0। अब इसको मैं इस तरह से समझता हूं, देखो अगर मैं हनी की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज ले लेता हूं लेट सपोज, और सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120 रुपीज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब यहां पे वाटर की प्राइस कितनी होती है 0, हनी की प्राइस कितनी होती है, हनी की प्राइस है 100, यहां पे बीच में मेरे को मिक्सचर की एक ऐसी प्राइस चाहिए। अब मैं मिक्सचर कितना बेच रहा हूं, अभी तक हनी मेरे पास इतना था, अब इस वाले मिक्सचर को क्योंकि इसमें वाटर मिला दिया गया है, तो इस वाले मिक्सचर को मैं ऐसे रेट पे बेचूंगा जो कि मेरे को पता लगे कि मैं इतने पे ही बेच रहा हूं, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी पे ही बेच रहा हूं, लेकिन वहां पे 20% का प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 80 रुपीज में मैं इसको बेच दूंगा, तो यहां पे जो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा, दिस इज 20 एंड दिस इज 80, तो यहां पे ये हो जाएगा 4:1। अब 4:1 हो गया, तो उसने पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड, तो वाटर कितना है 1 यूनिट और टोटल कितना है हमारे पास 5, सो दिस इज कितना हो गया 20%, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है 30 टू द पावर 30। अच्छा यहां पे पढ़ता हूं, what is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 to the power 30। अब देखना ध्यान से, 30 to the power 30 अगर है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 3 to the power 30 इंटू 10 to the power 30, करेक्ट। अब देखो यहां पे ये जीरो आ जाएंगे 30 टाइम्स, लेकिन उसने क्या बोला है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द जीरो इन द वैल्यू ऑफ इतना, तो जितने भी जीरो आएंगे उसके पहले जस्ट जो भी डिजिट आ रही है हमें वो बताना है। तो यहां पे ये तो आएंगे सारे जीरो, उसके पहले डिजिट जो आएगी वो इसकी आएगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 टू द पावर 30 में यूनिट डिजिट लगाते हैं, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो यहां पे जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 28 कट हो जाएगा, बचेगा 2, सो दिस इज 2 बचा, तो यहां पे यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 9, यानी जो डिजिट हमारी बनेगी वो किस तरह से बनेगी 9 एंड 30 टाइम्स 0, तो 0 के राइट मोस्ट एग्जैक्ट राइट मोस्ट के प्रीसीडिंग पता करना है, तो वो कौन सी डिजिट हो जाएगी 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। वेरी गुड, अगला देखिए 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder as 1।
जब मैं 421 को और 427 को डिवाइड करता हूं विद द सेम नंबर, बाय द सेम नंबर, यानी इनका जो डिवीजर है वो सेम होने वाला है, तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास 1 बचता है। ठीक है भाई, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवीजर डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1। तो ऐसे कितने नंबर हैं जब जब मैं उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है भाई, तो इसमें देखो रिमाइंडर की थ्योरम वाली जो रिमाइंडर थ्योरम होती है वो क्या होती है कि जो भी नंबर है हमारे पास, रिमाइंडर हमारा 1 बचता है तो उसमें से हम लोग 1 हटा दिए, रिमाइंडर 2 बचता है तो 2 हटा देते हैं, यानी कि ये जो नंबर हमारे पास निकल के आएगा ये पूरी पूरी तरह से हमारा डिवाइड होगा। अच्छा, 427 में से भी 1 हटाएंगे तो ये जो नंबर होगा ना ये वो पूरा पूरा डिवाइड होगा उस पर्टिकुलर नंबर से, विच इज हमारा 426। अब हमें एक कॉमन नंबर चाहिए इनके बीच का, तो क्या करते हैं भाई कॉमन नंबर निकालने के लिए HCF, तो इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो देखो 420 एंड 426 का HCF निकालने के लिए इनके फैक्टर करना पड़ेंगे, तो दिस इज 2 इंटू 210 हो जाएगा ये, और इसमें से फिर से 2 निकाल देंगे हम लोग, या 3 भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 70, फिर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 इंटू 35, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। 426 के करते हैं तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 21 एंड दिस इज 3, 2 से दिस इज 3 इंटू में आ जाएगा कितना 71, और बस यही इसके फैक्टर है। तो HCF इसकी अगर मैं बात करूं तो HCF कितना निकल के आएगा, एक तो ये हमारा 2 कॉमन है और एक हमारा ये 3 कॉमन है। ठीक है, तो HCF इसका निकल के आ गया 6। अब देखो, अब मेरे को यहां पे पता करना है कि कितने ऐसे नंबर होंगे। तो एक चीज आपको पता चलना चाहिए कि डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीजर हमारा 1 नहीं हो सकता। अब मेरे को अगर नंबर निकालना है ना तो जो इसके HCF है इसके फैक्टर्स कर लो। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ, ये 6 के हमारे सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो ये जो नंबर होगा ना ये इतने नंबर से हमारा कट सकता है, लेकिन डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो हमारा 1 था, तो ये तो हमारा डिवीजर नहीं हो सकता, तो हमारे डिवीजर हो सकते हैं ये 3 नंबर, यानी 1 2 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, आगे आओ। आगे क्या है, अ कैन X कंटेन्स 399 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो देखो कंटेनर X जो है हमारे पास उसमें पेट्रोल है, अब इसमें जो पेट्रोल है वो कितना है 399 लीटर है। ठीक है, एंड अ कंटेनर Y, एक कंटेनर Y है, कंटेन्स 532 लीटर ऑफ डीजल। अच्छा, इसमें डीजल है तो इसमें डीजल कितना है 532 लीटर। क्या बोलता है, दे आर टू बी बोटल्ड इन बोटल्स ऑफ इक्वल साइज सो दैट whole petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liter is an integer. How many different bottle size are possible? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी बोतल होंगी, नो वो पूछता है हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइजेस आर पॉसिबल। तो कितने डिफरेंट साइज की बोतल हमारे पास होंगी उसने ये पूछा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन हमारा HCF वाला ही है, हम सीधा सीधा निकालेंगे इनका HCF। तो 399 एंड 532 का हमें क्या करना है, HCF करना है। तो यहां से 3 जैसी मैं स्प्लिट करता हूं तो यहां पे 133 आ जाएगा, और इसमें से 7 स्प्लिट करूंगा तो यहां पे 19 आ जाएगा। ठीक है, यहां से 3 स्प्लिट करूं मैं, 3 हो रहा है मेरा, 3 से स्प्लिट करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 के बाद नहीं 7 स्प्लिट करते हैं, या 17 भी कर सकता हूं, 17 नहीं हो रहा है, 7 स्प्लिट करता हूं इसमें से। 7 अगर मैं स्प्लिट करता हूं इसमें से तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास कितना 7 7 जा 49, और 49 के बाद बचेगा 4, तो दिस इज 6 जा, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 19। ठीक है, तो इसका अगर मैं HCF की बात करूं तो इसका HCF निकलेगा, एक तो हमारा ये 7 कॉमन है और एक हमारा ये 19 कॉमन है। ठीक है, सो 7 इंटू 19 यानी कि 133। अब देखो डिफरेंट बोतल तुमको बनाना है ना, तो 133 जो है इसके फैक्टर कर लो। अब 133 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड 7 एंड 19 एंड 133 इटसेल्फ। तो हमारे पास कितनी डिफरेंट साइज की बोतल बन जाएंगी, एक साइज होगा 1 लीटर, एक साइज होगा 7, एक 19 और एक 133। तो इतने साइज की हम बोतल बना सकते हैं, यानी पॉसिबल कितने साइज है हमारे पास, 4। दिस इज द आंसर। नाइस, आगे आ जाओ। आगे क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द सम s इज इक्वल्स टू इतना इतना इतना, वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ओके, सो x y z जो है ना हमारे, ये हमारे प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर ऐसे हैं कि ये डिस्टिंक्ट हैं, ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। ईच लेस देन 10, और ये जो x y z है ना ये ईच लेस देन कितना है, 10 है। ठीक है, और s का जो वैल्यू है मतलब कैपिटल X जो है, दिस इज द सम ऑफ x y z, दिस इज द सम ऑफ x y z। तो देखो भाई,
अब हमें इनकी इंडिविजुअल वैल्यू 10 से कम लेना है। अब 10 से कम हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, अब हमें यहां पे इन तीनों को प्राइम तो लेना है, लेकिन तीनों को डिस्टिंक्ट लेना है और उनका सम जो है वो 10 से कम आना चाहिए। तो मैंने अगर यहां पे 2 ले लिया, यहां 3 ले लिया और यहां 5 ले लिया, तो ये तो 10 हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। देखो ये तो 10 हो जाएगा ना, हमको 10 से कम चाहिए। अच्छा, इनका सम 10 से कम नहीं चाहिए। दिस इज पॉसिबल, ओके, दिस इज पॉसिबल। हमको इनकी इंडिविजुअल वैल्यू 10 से कम चाहिए है और फिर हम लोग यहां पे सम निकालेंगे। ठीक है, तो एक तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा? 10। तो s की एक पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 10 निकल के आ गई। ठीक है, अगर मैं यहां 2 लेता हूं, यहां 3 लेता हूं और यहां 7 ले लेता हूं, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 12। ये भी ठीक है। अगर मैं यहां पे 2, 3, 7 हो गया, अगर मैं यहां 3 लेता हूं, यहां 5 लेता हूं और यहां 7 लेता हूं, तो एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15। ये भी ठीक है। और मैं कुछ ले सकता हूं? मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटी तो है, इसके अलावा और मेरे पास आई डोंट थिंक कि कोई पॉसिबिलिटीज हैं। यही पॉसिबिलिटीज मेरे पास निकल के आएंगी। अब उसने पूछा क्या है वो देख लो। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 0। क्या यूनिट डिजिट एस की 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9। क्या किसी भी सेंस में अगर हम देखें तो 9 हो सकती है क्या यूनिट डिजिट? 9, क्योंकि हमारे पास यही 3 पॉसिबल केस हैं, तो 9 तो नहीं हो सकती, तो ये हमारा गया। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5। यस, 5 हो सकती है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। तो कौन सा हमारा करेक्ट है? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला देखिए, अगला क्या है? हाँ, what is the least possible number of cuts required to cut a cube into the 64 identical pieces? देखो 64 आइडेंटिकल पीसेस में हमको एक क्यूब को कट करना है, तो कितने उसमें पीस करना पड़ेंगे? सो व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स? तो कितने पॉसिबल मतलब कितने मिनिमम, लीस्ट का मतलब कितने मिनिमम कट्स लगाएं जिससे कि हमारे कट इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस, यानी कि 64 छोटे छोटे बराबर साइज के हमारे पास क्यूब आ जाएं। तो इसको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा आपको, किस तरह से एक क्यूब बनाना पड़ेगा मुझे। तो अब जैसे मैंने ये क्यूब बना दिया एक, ठीक है, अब ये क्यूब बन गया अपना, राइट। यहां पे मैं कट लगा रहा हूं, देखिएगा, एक कट, 2 कट, 3 कट। ठीक है, अब ये जाएंगे यहां। एक तरह से ये समझो कि एक तुम्हारे पास पनीर का टुकड़ा है क्यूब और उसको कट कर रहे हो चाकू से। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पे लगेगा एक कट, 2 कट और 3 कट, ये जाएंगे यहां। ठीक है, एक लगेगा यहां पे, एक कट, 2 कट और 3 कट, और ये जाएंगे यहां। तो अगर आप देखोगे इधर पे, तो अब हमारे ये 64 कट हो जाएंगे दोस्त, है ना। कैसे? 1, 2, 3, 4, 4, 4 और 4, यानी 4 का क्यूब हो गया ना, विच इज 64। तो हमने कितने कट्स लगाए हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, यानी कि टोटल कितने कट हो गए हमारे? 3 + 3 + 3, 9 कट हो गए हमारे। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 कट्स। 9 कट्स में खेल खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोलता है? 5 स्टार 4 स्टार। अच्छा यहां पे आ जाओ। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार एंड 1 स्टार इज चूजन फ्रॉम इतना ईच एट मोस्ट 2 टाइम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन? तो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती है? 0 से स्टार्ट होती है नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो क्योंकि नेगेटिव हमको नहीं चाहिए, तो नॉन नेगेटिव चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है। अब 0 नहीं होगा आंसर तो 1 होगा, 1 नहीं होगा तो 2 और 2 नहीं होगा तो 3। तो हमें स्मॉलेस्ट आंसर देखना है ना, तो स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा हो सकता है, बस उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना। अब सबसे पहले हमारे पास 5 है, देन 4 है, देन 3 है, फिर 2 है और देन 1 है। तो हमारे पास जो सिंबल है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये 3 तरह के सिंबल हैं और इन तीनों तरह के सिंबल को ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स हम लोग यूज कर सकते हैं, कि कोई भी सिंबल ज्यादा से ज्यादा 2 बार हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। देखो, तो हमें सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है ना, उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां माइनस कर दूं और यहां माइनस कर दूं, तो ये माइनस का 7 हो गया, और यहां प्लस कर दूं तो ये प्लस का 7 हो गया, और यहां इनटू कर दूं तो एक्सप्रेशन क्या निकलेगी? 5, दिस इज 2 हो जाएगा पूरा, 5 and 2 हो जाएगा +7, और दिस इज -7, तो हमारे पास 0 निकल के आ रहा है। और 0 अगर पॉसिबल है तो मिनिमम वैल्यू यही है, नॉन नेगेटिव। 0 इज द आंसर। और अगर तुम इसको जांच करना चाहते हो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो। माइनस और माइनस मैंने 2 टाइम्स लगाया, एटमोस्ट 2 टाइम बोला था उसने, तो मैंने 2 ही बार लगाया, 2 से ज्यादा नहीं लगाया। पॉजिटिव मतलब एडिशन का साइन एक बार लगाया और मल्टीप्लाई का एक बार लगाया। तो मैंने वो कोई भी कंडीशन उसकी आगे अगर देखा जाए तो कोई भी कंडीशन मैंने उसकी इंपैक्ट नहीं किया, कंडीशन के साथ में ही रहकर उसको मैंने सॉल्व किया है, विच इज गुड, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। A certain number of men can complete a piece of work in 6k days। तो certain number of men यानी x men 6k days में कंप्लीट कर लेते हैं वर्क को।
वेयर के इज द नेचुरल नंबर, तो के हमारा एक नेचुरल नंबर है विच इज 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक, तो ये हमारे के की वैल्यू हो सकती है। आगे, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 days, तो कितने मैन हमको बढ़ाना है। अगर मैं यहां पे y मैन बढ़ा दूं जिससे कि हमारा वर्क जो है ना 5K में हो जाए, यही सेम वर्क, ठीक है। तो K से हमारा K कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका कोई खेल था ही नहीं, और M से मैंने M हटा दिया, ठीक है। तो यहां पे हो गया 6x इक्वल में 5x और प्लस में 5y, सो 5y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x ओनली, तो 5y की वैल्यू x आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/5। तो हमने कितने मैन नए डाले, हमने x/5 मैन नए डाले, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ टोटल कितने, आउट ऑफ x में से, तो ये कितने परसेंट हमने डाले, 20%, तो इसमें परसेंट ही पूछा था उसने, बाय व्हाट परसेंटेज, तो 20% आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। वेरी नाइस। अगला देखिए, X by Z can complete a piece of work individually in 6 hours and 8 hours and 8 hours respectively, तो देखो X, Y और Z 6 hours, 8 hours and 8 hours, तो एक वर्क लेट कर लेते हैं हम लोग, कितना, 24 यूनिट, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 4, इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 3, ठीक है। अब देखो, हाउएवर, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मजेदार क्वेश्चन है। हाउएवर ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, कि एक बार में 1 घंटे एक ही व्यक्ति काम करेगा, ठीक है भाई। एंड नोबडी कैन वर्क्स फॉर द 2 consecutive hours, यानी कि कोई भी बंदा 2 consecutive hours वर्क नहीं कर सकता। 1 घंटे अगर किसी ने वर्क कर लिया तो दूसरे घंटे फिर दूसरे व्यक्ति को आना है, वो दोबारा से नहीं कर सकता। ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टू टेक टू फिनिश द वर्क, तो हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो देखो मिनिमम टाइम कैसे निकलता है, अब जब तुम्हें टाइम मिनिमम निकालना है तो इफिशियंसी ज्यादा चाहिए तुम्हें, तो यानी तुम्हें ज्यादा इफिशियंसी वाले से ज्यादा वर्क कराना है, तो ज्यादा इफिशियंसी किसकी है, एक्स की। तो सबसे पहले मैंने एक्स से वर्क करवाया पहले घंटे, फिर मैंने वाई से वर्क करवाया, फिर मैंने एक्स से वर्क करवाया, और फिर मैंने जेड से वर्क करवाया, क्योंकि उसने बोला था कि सारे के सारे हमारे वर्क में एंगेज्ड हैं। फिर मैंने इधर पे एक्स से वर्क करवाया और फिर मैंने वाई से करवाया, और ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। तो देखो इसके स्लॉट बना लेता हूं मैं, पहला स्लॉट ये, दूसरा स्लॉट ये और तीसरा स्लॉट ये। पहले स्लॉट में कितना वर्क हो गया, 4 + 3 7 यूनिट का वर्क हो गया 2 आवर्स में, ये 2 आवर्स हो गए। यहां पे भी 7 यूनिट का वर्क हो जाएगा, 4 + 3 ये भी 2 आवर्स हो गए, और यहां पे भी 7 यूनिट का वर्क हो जाएगा और ये भी 2 आवर्स हो गए। और अगर तुम देखोगे तो टोटल हमारे पास 6 आवर्स हो गए, और इस 6 आवर्स में हमारे पास 21 यूनिट वर्क हो चुका है। अब देखो, हालांकि यहां पे अब फिर से एक्स की चाल आएगी। अब x जो है वो 4 यूनिट वर्क कर लेगा, 4 इससे ऊपर चला जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, हमारे पास 24 यूनिट वर्क है। यानी कि अब चाल तो आएगी x की जिसकी इफिशियंसी है 4, लेकिन हमारे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 3। तो हमारे को 6 आर रिमेनिंग वर्क अपॉन इफिशियंसी, यानी कि इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे दिस इज हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 मिनट। तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 आर एंड 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ट्रिकी क्वेश्चन था भाई साहब। अब आ जाओ आगे, आगे क्या है, how many consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product of this particular thing। अब यहां पे जब तुम इस एक्सप्रेशन को देखोगे ना, तो उसने पूछा है कि कितने कंसेक्यूटिव जीरोस हैं तुम्हारे पास। अब देखो जीरोस किसके साथ में आते हैं, 5 की पावर के साथ में। अगर मैं 5 का प्रोडक्ट 2 के साथ में कराता हूं तब मैं जीरो लेके आ पाता हूं, ठीक है। 5 का प्रोडक्ट जब 2 के साथ होता है ना, तब मेरा जीरो निकल के आता है। यानी कभी भी अगर जीरो चाहिए तो मेरे को एक 5 चाहिए, कभी भी जीरो चाहिए तो मेरे को 5 चाहिए। तो मैं 5 के पेयर्स देख लेता हूं, मेरे पास कितने 5 के पेयर्स हैं, ठीक है। तो देखो 5 के पेयर्स देखते हैं अपने पास कितने 5 के पेयर हैं। सबसे पहले तो यहां पे 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, यानी कि 2 के डिफरेंस में ये पावर चल रही है, तो 5 की पावर कितना होगा 10 प्लस, अब 10 की पावर भी निकल के आएगा इधर पे, क्योंकि 5 के बाद 10 आएगा, फिर 10 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 20 आएगा, और फिर उसके बाद 25 तो हमारे पास है जिसकी पावर 50 है, ठीक है। अब देखो 5 के बाद 10 आ रहा है ना, तो 10 के ऊपर कितनी पावर होगी, 2 के गैप में चल रहा है, 6 पे होगी तुम्हारी 12, 7 पे होगी 14, 8 पे होगी 16, 9 पे होगी 18 और 10 पे हो जाएगी 20। अब 10 पे अगर 20 हो जाएगी तो यहां पे हो जाएगी 30, यहां पे हो जाएगी 40 और यहां पे हो जाएगी 50, ठीक है। अब देखो इसको स्प्लिट करोगे, 10 टू द पावर 20 को मैं बोल सकता हूं 5 इंटू 2 टू द पावर 20, तो दिस इज 5 इंटू 20, मतलब 5 टू द पावर 20 एंड 2 टू द पावर 20, मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको। तो यहां पे एक 5 टू द पावर 10 निकलेगा, यहां पे एक 5 टू द पावर 20 निकलेगा, यहां पे 5 टू द पावर 30 निकलेगा, बिकॉज एक 3 की पावर 30 निकल जाएगा, और प्लस 5 टू द पावर यहां पे 40 निकलेगा, और प्लस 5 टू द पावर यहां पे 2 टू द पावर दिस इज 100 हो जाएगा। सो 5 टू दी कंबाइंड पावर अगर मैं देखूं तो कंबाइंड पावर मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी। अच्छा ये प्लस में नहीं था, ये मल्टीप्लाई में था, तभी मैं बोलूं ये मल्टीप्लाई होगा कैसे, फिर
यहां पे ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमारा मल्टीप्लाई में है। ओके, सो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस कर लो, तो ये तो हो गया हमारा 50 50 और ये हो गया 200। देखो ये 50 और ये 50, 100 100 और 100 200, तो 5 की पावर 200। तो कितने बार हमारे पास 5 है, हमारे पास 200 बार 5 है, तो यानी 200 बार हमारे जीरो आ जाएंगे। यही हमारा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला क्या है, ऑन 1 जनवरी 2023 अ पर्सन सेव्ड 1 रुपीज। तो जनवरी 1 को उसने सेव किया कितना, 1 रुपीज, ठीक है। ऑन 2 जनवरी 2023 ही सेव 2 रुपीज मोर देन। तो 2 जनवरी को इसने 2 रुपीज मोर देन दैट ऑन द प्रीवियस डे, यानी कि 3 रुपए यहां पे सेव किए उसने, ठीक है। ऑन 3 जनवरी, तो 3 जनवरी को क्या कर रहे हैं भाई साहब, ही सेव 2 रुपीज मोर देन दैट ऑफ द प्रीवियस डे, यानी कि इससे 2 रुपीज ज्यादा, यानी 5, एंड सो ऑन। यानी सो ऑन का मतलब 5 जनवरी को अगर मुझे निकालना है तो 2 रुपए इसमें मैं बढ़ा दूंगा 7, और ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द विच डेट वॉज हिज टोटल सेविंग अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और एज वेल एज परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर और एज वेल एज परफेक्ट क्यूब हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो स्टार्ट कहां से होता है, 1 नंबर से, फिर उसके बाद होता है 64, उसके बाद होता है 125, एंड दिस इज सो ऑन। तो देखो 1 तो होगा नहीं क्योंकि उसने इसके आगे की डेट पूछी है, तो हम 64 चेक करते हैं, क्या 64 हमारा कभी हो सकता है, 64 हमारे पास कभी भी आ सकता है क्या। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर तुम इस सीरीज को देखोगे ना, तो ये सीरीज, अब यहां पे एक चीज और भी बोली है उसने, एट द एंड ऑफ द विच डेट टोटल सेविंग, उसकी टोटल सेविंग उसने पूछी है। टोटल यानी कि इन सब का सम, इन सब का सम जो है वो एक सीरीज बना रहा है तुम्हारा, इन सब का जो सम होगा वो सम अगर मैं 64 प्रूफ कर दूं, अगर ये 64 आ गया तो मजा आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं एपी सीरीज देख रहा हूं एक, अगर ये एपी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2, एन हमको पता नहीं है, और इसका सम जो है वो है 64। तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है भाई। एस एन की वैल्यू कितनी है 64, एन की वैल्यू हमको पता नहीं, 2a, ए की वैल्यू 1 है तो दिस इज 2 ओनली बचेगा, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। अब यहां से 2 से इसको कट कर देंगे, यहां पे 1 आ जाएगा, तो 64 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n इंटू दिस इज 1 से 1 कट जाएगा तो n, सो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। n की वैल्यू 8 का मतलब 8th टर्म पे 64 हमारा प्रूव हो रहा है। अगर ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती तो हम डेट नहीं निकाल पाते। तो 8th टर्म पे कौन सी डेट होगी, 8 जनवरी, यानी 8 जनवरी तक भी जो भी वैल्यू होंगी ना, उन सारी वैल्यू का जो सम होगा वहां तक का वो 64 आ जाएगा, विच इज द परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज क्यूब। तो 8 जनवरी डेट हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने हमसे डेट पूछी है, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ, इसमें देखिए क्या है। अब देखो ये हिंदी में क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, और ये इसके ऑप्शन है, ये डेटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछता है इधर पे ये, ओके, कंसीडर द क्वेश्चन स्टेटमेंट, एज ऑफ ईच पी एंड क्यू इज लेस देन 100 बट मोर देन 10। तो पी की और क्यू की एज जो है दिस इज लेस देन 100 है, बट मोर देन कितने हैं, ये मोर देन 10 है, तो 10 से ज्यादा 100 से कम है, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ पी, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर इनकी जो एज होगी 100 से कम है और 10 से ज्यादा है, तो ये 2 डिजिट में ही होगी ना। तो पी की एज अगर मैं लेट कर लूं 10x प्लस वाई, तो क्यू की एज कितनी हो जाएगी, उसने बोला है कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं डिजिट ऑफ द पी, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू, तो यहां पे ये क्यू की एज बन जाती है विच इज 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द देयर एज, तो इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये डायरेक्शन था, ये क्वेश्चन है। तो इनकी एज का डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं एज का डिफरेंस निकालता हूं, दिस माइनस दिस कर लेता हूं अगर मैं, तो यहां पे आ जाएगा 9x और यहां पे आ जाएगा 9y। तो हमें 9 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताना है, ठीक है, 9 इंटू एक्स माइनस वाई की हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगी। चलो पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट है द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्यू। तो पी की एज, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्यू। अब पी की एज अगर, एक सेकंड, ये कैपिटल क्यू है, पी की एज अगर क्यू से ग्रेटर है तो यहां पे डिफरेंस तो चलो ठीक है यही आ जाएगा, लेकिन एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू तो नहीं आई ना, यानी पहले स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं कर सकते। अगला देखिए, द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस। तो सम ऑफ द एजेस कितना हो जाएगा, दिस इज 11x प्लस 11y इज 11/6 ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस कितना हो जाएगा, यही इनका डिफरेंस है विच इज 9 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब 3 से दिस इज 2 टाइम, 2 से दिस इज 3 टाइम, 11 से ये 11 कट जाएंगे तो दिस इज 2x प्लस 2y
और ये हो जाएगा 3x माइनस 3y। तो यहां पे ये हो जाएगा x और यहां पे हो जाएगा 5y। तो यहां से इनके बीच में रेशियो निकल के आ जाएगा, लेकिन x और y की इक्वेशन में वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो वैल्यू नहीं निकल के आएगी तो सेकंड से भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं जब इंडिविजुअल आंसर नहीं आते। तो इसमें निकला है रेशियो सेकंड वाले में, और फर्स्ट वाले में हमारे क्या निकला था, फर्स्ट वाले में निकला था 9 इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें निकला ये। अगर इसके इक्वेट में कोई एक वैल्यू दी गई होती ना तो हम इन दोनों को कंसीडर करके दोनों का आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे इसके इक्वेशन की वैल्यू नहीं दी गई है, यानी हम इसको बोथ से भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन। अब नन हमारा आंसर हो जाएगा, तो नन कहां पे है बस वो देखना है। सो द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आगे आ जाओ। आगे क्या बोलता है, अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय। अब देखो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक हमारे पास जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं ना, तो मेंस में हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मतलब आप अगर बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं तो अगर आप देख रहे हो ना, तो इस टाइप का डेटा सफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकता है। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन देख सकता है। आ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल्ड P Q R S। चूज द ऑर्डर पेयर ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकंड, यानी पहला स्टेटमेंट सेकंड को इंप्लाई करेगा, एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो मेन स्टेटमेंट क्या है, प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में क्या करना है, जैसे ऑप्शन अगर तुम देखोगे ना तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर SP। तो S जो है वो पहला स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकंड, तो वो सेकंड को इंप्लाई करना चाहिए। तो हम लोग इसी तरह से इसको बाय ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। तो बाय ऑप्शन क्या है, S देन P। तो S में क्या बोला है कि प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। अब अगर प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं है, अब स्टेटमेंट की बात जो होती है वो ऑलवेज ट्रू होती है। तो P क्या कहता है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर। अब यहां पे उसने बोल दिया कि ये 100% अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो 100% डायरेक्टर होगा। दिस इज करेक्ट, ये हमारा सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है RQ, इसको भी चेक करो। R में बोलता है कि प्रदीप इज नॉट डायरेक्टर, तो 100% अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो Q में क्या बोलता है, प्रदीप इज द प्रोड्यूसर, तो ये भी सही है। तो ये भी सही हो गया। तो हमारा आंसर होगा बोथ SP एंड RQ। यस, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया, ये थोड़ा सा न्यू टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या है, A प्लस बी मीन्स A माइनस बी। ओके, A माइनस बी मीन्स इतना, इतना मीन्स इतना, और इतना मीन्स इतना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। ऑपरेशंस आर टू बी रिप्लेस्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि जो भी ये ऑपरेशंस होंगे ये इकट्ठे होंगे, एक एक करके नहीं होंगे, इकट्ठे करना है। चलो कर देते हैं। 10, अच्छा प्लस होता है तो प्लस को हमें माइनस करना है, तो ये 30 हो गया। और जब माइनस होता है तो माइनस को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके मैंने 100 बोल दिया। और जब मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइड। ये डिवाइड का साइन है। यस, तो ये हमारा डिवाइड हो गया, और यहां पे आ गया तुम्हारा 50। और जब ये डिवाइड होता है, एक्चुअल में ये डिवाइड का साइन है, तुम लोग को शायद नहीं दिखेगा, ये डिवाइड का साइन है। और जब भी डिवाइड का साइन होता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज में, प्लस में। तो ये डिवाइड का साइन जब भी होगा तो हम लोग उसे कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, तो दिस इज हो जाएगा हमारा प्लस का 25। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 60, तो 10 माइनस 60 और प्लस में 25, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 35। 35 माइनस में 60, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 25 आंसर। तो माइनस 25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे क्या बोलते हैं, इफ P मीन्स ग्रेटर देन, ओके, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन, एंड T मीन्स इक्वल, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, इसको बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को बनाते हैं, 2x। अब S का मीनिंग क्या था भाई, S का मीनिंग था तुम्हारा नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर एंड इक्वल ऑफ 3y। ठीक है, साथ में और क्या दिया है, एंड 3x। T का मतलब क्या है, T का मतलब है इक्वल ऑफ 4z। देन ये हमें प्रूफ करना है। देन में प्रूफ क्या करना है, 9y। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू ग्रेटर देन द 8z। ठीक है, इसको अपन ने बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। अगर आप देखोगे यहां पे 3x है और यहां पे 2x है, ये कॉमन कड़ी है इन दोनों में, और हमें ये प्रूफ करना है। अगर मैं इन दोनों को सेम कर लूं तो इस वाली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे को दिखेगा कैसा, 6x एंड दिस इज 9y। और ये कैसा दिखेगा हमको, ये दिखेगा 6x इक्वल्स टू 8z। ओके, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे अगर मैं 6x की वैल्यू जो है वो 8z रख दूं यहां पे,
तो ये 6x 8z के बराबर है ना, यहां रख दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 8z इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 9y। अब जो प्रूफ करना था उसको देखो कि जो 8z है ना वो हमारा स्मॉलर है 9y से, और यहां पे क्या बोल रहा है 8z जो है ना वो ग्रेटर एंड इक्वल है 9y से, यानी ये दोनों की शक्लें एक जैसी नहीं हो रही हैं। तो ये गलत हो गया ना हमारा, और अगर ये गलत हो गया तो इसको हम लोग गलत कर देंगे, बिकॉज हमें करेक्ट वाला ढूंढना है कि करेक्ट वाला हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई। अब आ जाओ आगे, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, x q की वैल्यू क्या है भाई, q मींस है लेस देन ऑफ 2y, और साथ में क्या है y, और r का मतलब क्या है, r का मतलब है नॉट ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर एंड इक्वल टू z। देन हमें प्रूफ क्या करना है, x, r का मतलब क्या होता है, r का मतलब है नॉट ग्रेटर देन यानी स्मॉलर एंड इक्वल टू z। ठीक है, कॉमन कड़ी ढूंढो क्या है, y कॉमन कड़ी है, इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई मार दो बस, तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाली चीज हो जाएगी 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू z। ठीक है, अब देखो यहां पे ना मैं इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, x की वैल्यू 2y से छोटी है, लेकिन यहां पे मैं रखूंगा क्या, अब जब मैं यहां नहीं रख पाऊंगा तो फिर मैं यहां पे चेक नहीं कर पाऊंगा, इस चीज को चेक नहीं कर पाऊंगा, तो सीधी सी बात है ये भी हमारा नहीं होगा, तो ये भी गॉन। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, करेक्ट हमारा कौन सा होगा, तो ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं होने। ठीक है भाई, अगला देखिए, यहां पे क्या बोला है, इन अ कोड लैंग्वेज इन अ सर्टेन कोड एबीसीडी इज रिटन एज इतना। अब 24 लिखा है ये, तो यहां पे अगर तुम देखोगे ना तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। आपको पता है 4 का फैक्टोरियल क्यों मैंने बोला, क्योंकि दिस इज 1 प्लेस वैल्यू 2 प्लेस वैल्यू 3 एंड दिस इज 4, 4 3 जा 2 जा एंड 1 जा, तो ये 24 होता है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, ई की वैल्यू 5 होती है, 6 होती है एफ की, फिर 7 और फिर एच होता है हमारा 8, दिस इज 56 एंड 30, तो 56 एंड 30 हमारे पास कितना निकल के आ जाता है 150 एंड दिस इज 18 यानी कि 1680। क्या ये 1680 दिया गया है मैम, बिल्कुल दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आई जे के एल, तो आई जे के और एल, तो आई की वैल्यू होगी 9 10 11 एंड दिस इज 12, तो दिस इज 132 एंड दिस इज 90, तो 13 9 हो जाएगा 117 और 9 2 हो जाएगा कितना, 9 2 18, सो दिस इज हमारा 1188 और एक सिंगल जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे क्या है, इफ इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज अ टॉप, ओके, सो पॉट को क्या लिख रहा है, ये पॉट को लिख रहा है आ टॉप। ठीक है, ट्रैप को क्या लिख रहा है भाई, ट्रैप को लिख रहा है ये अपार्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस देन हाउ इज अरीना रिटन इन दैट कोड, तो अरीना को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हमें ये बताना है। तो देखो यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे तुम देखोगे अगर पॉट को इसने पूरा ऐसा बदल के एक ए लगा दिया, बस देखो पूरा ऐसे किया, इसको देखो PART एक ए लगा दिया, तो इसको भी हम पूरा ऐसा लिख देंगे, तो ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, ई आ जाएगा, आर आ जाएगा और ए आ जाएगा, और एक ए और लगा दो, तो AANERA AANERA, दिस इज योर आंसर ना, लास्ट वाला आंसर है आपका AANERA, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस नंबर सीरीज। तो इसमें देखो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल के देखते हैं क्या कहानी चल रही है। यहां पे डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा कितने का, 11 का। ठीक है, यहां पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा, दिस इज 5 का एंड दिस इज 2 का। यहां डिफरेंस कितने का आ जाएगा, दिस इज 50 50 माइनस 5 45 का डिफरेंस आ जाएगा, और यहां मुझे पता नहीं और यहां मुझे पता नहीं। अब यहां पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं डबल डिफरेंस, तो यहां पे तो 20 का डबल डिफरेंस दिखेगा, और यहां पे मेरे को दिखेगा कितने का, 4 का और 1 का। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 6 का डिफरेंस देखता हूं तो 6 का डिफरेंस यहां पे 26 दिखेगा, और अगर 26 दिखेगा तो यहां पे मेरे पास जो नंबर आना चाहिए इस जगह पे, वो नंबर क्या आना चाहिए, 71। ठीक है, और फिर यहां पे 6 का डिफरेंस निकालता हूं तो 32, और 71 में अगर मैं 32 ऐड करता हूं तो यहां पे मेरे पास नंबर आना चाहिए 103। चेक करते हैं, 71 अगर मैं 84 में देता हूं तो 155 हो जाएगा, 155 में अगर मैं 103 दे देता हूं तो मेरे पास 258 हो जाएगा। यस, तो मेरा नंबर जो है वो कितना आ चुका है, 115 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 84 में हमें 71 देना है, तो 115 इज द करेक्ट आंसर। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, इन सम कोड लैंग्वेज इतना 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 रिप्रेजेंट द नंबर इतना इतना इतना। अब देखो
इन सम कोड लेटर्स इतने को इतना लिखा गया है लेकिन रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखा गया है। तो यानी ये जो 5 लेटर हैं, ये 5 लेटर 5 नंबर में हमारे हो सकते हैं, लेकिन कौन किसका होगा वो नहीं पता। इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर, उसने बोला भी है। इफ क्यू माइनस एस बराबर एस, इसका मतलब हो गया Q इक्वल्स टू 3s, ठीक है। एंड T प्लस आर, सॉरी, एंड T इक्वल्स टू R प्लस 3, R प्लस S प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस T। हमें इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे ध्यान से देखते हैं अपन, यहां पे अगर मुझे इस चीज को बनाना है तो ये इसका 3 टाइम है ना, 3 टाइम वाली वैल्यू देख लो कौन कौन सी है। अगर मैं यहां पे S की वैल्यू 4 रखता हूं ना, तो उस सेंस में ये 12 आएगा, तो 12 हमारे पास है। S की वैल्यू 5 रखता हूं तो ये 15 आएगा। S की वैल्यू 10 रखता हूं तो ये 30 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है इसकी। अब T की वैल्यू बनाते हैं। अगर मैं यहां पे 4 रखता हूं और यहां पे 5 रखता हूं तो 4 और 5 9 3 12 हो जाएंगे, विच इज पॉसिबल, क्योंकि ये नंबर इसमें ही से निकलेगा ना। अगर मैं 5 और 10 रखता हूं, 5 10 हो जाएंगे हमारे 15, 15 3 18 हमारे पास है नहीं। अगर मैं 4 और 10 रखता हूं, 14 3 17 हमारे पास है नहीं। तो एक ही वैल्यू हो सकती है, 4 5 हो सकती है, या फिर 5 और 4 हो सकती है, ठीक है। तो T की वैल्यू किसी भी सेंस में देखोगे तो 12 ही हो रही है। अब जब T की वैल्यू 12 हो रही है तो Q 12 नहीं हो सकता, Q हमारा 15 हो जाएगा। अब अगर Q 15 हो जाएगा तो उस सेंस में S हमारा 5 हो जाएगा। अब S हमारा जिस सेंस में 5 हो रहा है उस सेंस में R हमारा 4 हो जाएगा। अब R 4 हो गया तो बचा P ओनली, तो P हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो चुका है, 10 हो जाएगा P। अब जब सारे लोग आ चुके हैं तो इसकी वैल्यू निकाल दो। P की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 12। सो दिस इज 14 माइनस 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, अब ये भी हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर x y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। सो x और y जो होंगे ना वो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डेडेडेस कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अब देखो x और y की हमें यूनिक वैल्यू निकालना है। अब यूनिक वैल्यू अगर निकालना है तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है वो देखो। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि x अपॉन y इज अ ऑड नंबर। अब अगर ये ऑड है तो ये ऑड कैसे हो सकता है, हमें वैल्यू समझना पड़ेगी ना कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो ये ऑड तो किसी भी सेंस में हो सकता है। मैं यहां पे लाइक 24/3 ले लूं, नहीं 24/6 ले लूं तो 4 आ जाएगा ना। 24/8 ले लूं अगर तो ऑड है। 21/7 ले लूं तो ऑड है। 21/3 ले लूं तो भी ऑड है ना। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, यानी पहले वाले से हम आंसर नहीं निकाल सकते। सेकंड वाला क्या कहता है भाई कि एक्स वाई इक्वल्स टू हमारे पास 12 दिया गया। अब ये 12 किस तरह से होता है इसको समझते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो वाई हमारा 12, मतलब ये पेयर हो सकता है, ये ऊपर नीचे अगल बगल हो सकती है। अगर मैं 2 लेता हूं तो 6 आ जाएगा, अगर मैं 3 लेता हूं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी पेयर हमारा पॉसिबल नहीं है 12 बनाने के लिए। तो सेकंड अलोन से भी हम नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू है हमारे पास, यूनिक वैल्यू एक्स और वाई की कौन सी होगी। एक्स की 1 है, 12 भी हो सकती है, एक्स की 2 6 भी हो सकती है, एक्स की 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और वाइस वर्सा। तो हम इससे भी नहीं बता पा रहे। अब अगर हम दोनों को मर्ज कर लें तो यहां पे इसने बोला था कि ये ऑड होना चाहिए। अब यहां पे चेक करते हैं, अगर मैं यहां पे 12 लगता हूं और अपॉन में 1 रखता हूं तो ये हमारा इवन आ जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूं और 12 लगता हूं तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा, बोथ को कंबाइन कर रहे हैं अभी हम। अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं और यहां 6 रखता हूं तो फ्रैक्शन आ जाएगा, विच इज नॉट ऑड। अगर मैं 6 और 2 रखता हूं, अगर x की वैल्यू 6 रखता हूं और ये 2 रखता हूं तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पॉसिबल हो रही है। अगले देखो, अगर मैं 3 और 4 रखता हूं फ्रैक्शन आ जाएगा, 4 और 3 रखता हूं फ्रैक्शन आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी हमारे पास एक इंडिविजुअल यही वैल्यू है और यूनिक वैल्यू बताना थी, और यूनिक वैल्यू हम बता चुके हैं, x इज 6 एंड y इज 2, और ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है। तो यानी कि हम आंसर बोथ से बता सकते हैं, तो बोथ इज अवर आंसर। अब बोथ हमारा आंसर तो है, लेकिन ऑप्शन कौन सा पिक करना है हमें ये देखना है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर, नहीं, द क्वेश्चन आंसर्ड बाय द यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, आगे देखते हैं आगे क्या कहानी है भाई। इसको देखिए, अब ये भी डेटा सफिशिएंसी। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड, ओके, अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड को एक सर्टेन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो एक्स वाई जेड बराबर एक सर्टेन अमाउंट हमको गिवन है इधर पे, ठीक है। क्वेश्चन है हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट। लीस्ट अमाउंट किसके पास है अपन को ये पता करना है, ठीक है। तो यहां पे बोलता है पहला स्टेटमेंट, क्या बोलता है, एक्स रिसीव्ड 4/5 ऑफ y एंड z टुगेदर। तो y और z टुगेदर का अगर मैं 4/5 करता हूं तो x को इतना रिसीव होता है, ठीक है। इससे तो हम लीस्ट निकाल ही नहीं सकते, तो पहले वाले से तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड अलोन क्या कहता है, y इज रिसीव्ड 2/7 ऑफ
x एंड z टुगेदर। तो इस सेकंड वाले से भी हम नहीं निकाल सकते। अगर हम बोथ का यूज करें, अब अगर हम बोथ का यूज करते हैं, क्योंकि देखो इंडिविजुअल से तो आंसर नहीं आ रहा है, अगर हम बोथ का यूज करते हैं तो बोथ का यूज करके हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहां से ये वाली वैल्यू जाएगी यहां पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5x इक्वल में 4y और प्लस में आ जाएगा हमारे पास कितना 4z। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये x की वैल्यू 4/5 ऑफ yz है तो yz की वैल्यू जो होगी वो 1/5 होगी, और yz की वैल्यू अगर 1/5 होगी तो वो हम लोग यहां पे रख देंगे। तो हमारे पास एक कॉमन रेशियो यहां से निकल के आ सकता है, बिकॉज अगर ये हमारा 4/5 है इसका, तो यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? अगर मैं इसको 5x बोलता हूं तो ये हमारा 4 इंटू एक्स प्लस y प्लस जेड है ये। ठीक है, और दूसरा वाला हमसे बोलता है कि अगर मैं 7 यहां पे दे देता हूं 7y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस जेड है हमारे पास। तो हमें यह बताना है ना कि हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट किसके पास होगा। अगर मेरे पास ये तीनों अमाउंट दिए गए हैं और अगर मैं y प्लस जेड की जगह पे x रख देता हूं, y प्लस जेड की जगह पे 5/4 ऑफ x रख देता हूं, तो इसके पास वैल्यू आ जाना चाहिए x प्लस में 5/4 ऑफ x, यानी कि ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 9x/4। पहली चीज तो ये हो गई। अगर मैं x प्लस जेड की जगह y की वैल्यू रख देता हूं तो y की जगह हमारे पास 7/2 ऑफ y प्लस में y, ये आ जाएगा हमारे पास 9y/2। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो दिस इज 9x/4 हो गया, दिस इज 9y/2 हो गया। तो हमारे पास जो अगली वैल्यू बचेगी डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 बचेगी। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। हम बोथ से आंसर निकाल पा रहे हैं, तो आंसर इसका बोथ आ जाएगा, यानी कि कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ। ऑप्शन नंबर सी से हमारा आंसर आ रहा है दोस्त। ठीक है, अगला देखो, इसको देखिए क्या बोलता है। इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखो सम ऑफ स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एवरेज होता है, तो सम ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू हो गया 60x। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट देखो, द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70, तो हाईएस्ट मार्क्स हमारे कितने हो गए 70, एंड द लोएस्ट मार्क्स इज 50, और लोएस्ट मार्क हमारे 50 है। तो इससे मैं कैसे पता कर सकता हूं कि भाई क्लास में स्टूडेंट कितने, एक्स की वैल्यू क्या होगी? नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो पहले वाले से आंसर नहीं आ रहा है दोस्त। अगला देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। अगर मैं हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को हटाता हूं तो वो दोनों इतना सम लेके जाएंगे जो कि 60 का डबल होगा, विच इज 120 लेके चले जाएंगे। तो उससे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता नहीं पड़ेंगे ना, तो इससे भी नहीं होगा। अगर मैं बोथ को कंबाइन कर लूं तो वो तो इसी से मेरे को पता पड़ रहा था 120 लेके जाएंगे, और इन दोनों का सम तो 120 हो ही रहा है, तो बोथ से भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा नन। नन इज द आंसर, और नन कहां पे है? द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग, ओके, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डेटा सफिशिएंसी बहुत औसम आई थी इसमें। ठीक है, इसको देखिए, A question is given, okay, क्वेश्चन ये रहा, there are 3 distinct prime number whose sum is a prime number, okay, so 3 distinct हमारे पास प्राइम नंबर है, तो A B C मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर ले लिए, ये प्राइम हो गए, और साथ ही साथ में इनका जो सम है ना वो भी हमारा कितना होगा, प्राइम ही होगा, और ये तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है हमारे। ठीक है, आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दोस 3 नंबर्स, हमें वो तीनों नंबर पता करना है कि वो तीनों नंबर होंगे कौन से। ठीक है, देयर सम इज लेस देन 23, यानी कि इनका जो सम है ना वो लेस देन 23 होना चाहिए। अब एज्यूम हो कि इनका जो सम है वो प्राइम है, और लेस देन 23 अगर मेरे को चाहिए तो कौन कौन से केस बन सकते हैं मेरे पास, 2, 3 और 7 लेस देन 23 होता है, 2, 3 और 7, लेकिन 7, 3, 10 प्लस 2 प्राइम नहीं होता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट और लगा सकते हो, हमारे पास प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन होते हैं। इसमें एकमात्र हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, तो एक प्राइम नंबर हमारे पास इवन है विच इज 2, और बाकी सारे के सारे हमारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड है ना, रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स हमारे पास ऑड होते हैं। तो अब देखो बाकी सारे ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड हमारे पास ऑड आता है, और ऑड प्लस इवन भी हमारे पास ऑड आता है। अब ये चीज मैं कर तो लूं, लेकिन हमारा ऑड प्लस इवन भी ऑड आता है, तो वो प्राइम भी हमारा ऑड ही होगा। ठीक, लेकिन अब मेरे को 2 से सारे चेक करना पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल मानना पड़ेगा इस पे। अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं
कि यहां पे 2, 5 और 3 अगर मैं लूं तो 5 3 8 तो 10 होते हैं, 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं 2, 3 और 11 ले लूं तो 11 और 3 हो गए हमारे 14, 14 और 2 हो गए हमारे कितने 16, इससे भी नहीं होगा काम, ठीक है। तो 3 से चेक करते हैं, 3, 5 एंड 7 अगर मैं लेता हूं तो 12 3 15, ये भी नहीं है। 3, 5 एंड 11 अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएंगे हमारे कितने 18, सॉरी दिस इज हमारे कितने हो गए 16, 16 3 19, ये 19 होता है विच इज लेस देन 23, बट प्राइम नंबर भी है। और ये एकमात्र हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि हमारा प्राइम बनेगा प्लस 23 से कम भी होगा, क्योंकि इससे बड़ा आप जैसे ही लेके जाओगे ना वो 23 से बड़ा आ जाएगा। यानी पहले वाले से तुम आंसर निकाल तो पा रहे हो भाई। सेकंड वाला देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है वन ऑफ द नंबर इज 5, इन तीनों में से कोई एक नंबर हमारा 5 है, ए बी सी में से कोई एक तो हमारा 5 है, लेकिन वो कौन सा है 5, चलो ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन उसने तो पूछा था कि वो तीनों के तीनों नंबर बताओ तुम, तो वो तीनों नंबर नहीं बता पाओगे, तो एक 5 बता दिया, जबकि इधर पे हम वो तीनों नंबर बता पा रहे हैं। यानी कि हमारा इससे आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा ओनली 1 से, और ओनली 1 कहा है द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी द आंसर ऑफ द अदर स्टेटमेंट। ओके, आंसर कैन बी यूजिंग द इधर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं, फिर से डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन हमारे पास ये है, इज एक्स वाई एन इंटीजर, तो हमें यस और नो में आंसर करना है, ये यस और नो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, ये हमको पहले दिया गया है, तो 2x प्लस वाई अगर हमको इंटीजर दिया गया है, इसका मतलब होता है कि नॉन जीरो नंबर है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है ये नंबर, है ना, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया हमारा, क्योंकि देखो इंटीजर अगर उसने बोल दिया तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पे तो मेरी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो ये इंटीजर होगा कि नहीं होगा। और एक चीज और भी है, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 1 लेता हूं और y की भी वैल्यू 1 लेता हूं तो ये ग्रेटर देन इससे होगी और यहां पे इंटीजर आ जाएगा, तो एक बार इस वाले केस में तो हमारा इंटीजर हो रहा है यस। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 3/2 ले लूं और y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 + 2 5 होता है, तो ये तो पॉसिबल हो रहा है। लेकिन 5 अगर हो रहा है तो x प्लस वाई हमारा इंटीजर थोड़ी ना होगा, तो यहां पे नो आ रहा है हमारा, तो कभी हां और कभी ना, यानी कि हमारा आंसर पहले वाले से नहीं आएगा, कभी हां और कभी ना नहीं होना चाहिए, हमेशा या तो हां 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 हो जाए या तो ना 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 हो जाए। अगला देखो, x प्लस 2y इसने बोला है इज एन इंटीजर, यानी कि दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं और y की भी वैल्यू 1 ले लेता हूं तो यहां पे ये इंटीजर आ जाएगा, और हालांकि ये भी हमारा यस में चला जाएगा बिकॉज x प्लस वाई हमारा 2 होता है विच इज इंटीजर, तो यहां पे यस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं लेकिन y की वैल्यू अगर मैं 3/2 ले लेता हूं तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन जीरो, और यहां पे ये 4 हो गया अगर, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है ना वो नॉन इंटीजर आ जाएगी, इंटीजर नहीं आएगी, तो यहां पे आंसर नो आ गया। तो यानी कि कभी हां और कभी ना, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट से भी आंसर नहीं आ रहा, सेकंड से भी, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बोथ को कंबाइन कर लेंगे। अब जैसे ही मैं बोथ को कंबाइन करूंगा तो यहां पे उसने बोला कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, यानी कि 2x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस 2y की भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब ये दोनों ग्रेटर देन जीरो अगर हो रहे हैं तो यहां पे आप वैल्यू देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और y की भी वैल्यू 1 लेता हूं, ठीक है, दोनों ही एक्सप्रेशन को साथ में यहां पे कंसीडर करना, तो हमारे पास यस में आंसर निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 3/2 लेता हूं और y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो देखिएगा क्या होगा, x की वैल्यू 3/2 लेने पे ये तो हमारा पॉसिबल हो जाएगा और ये भी इंटीजर हो जाएगा, लेकिन x प्लस वाई हमारा इंटीजर नहीं होगा। साथ ही साथ में अगर मैं यहां पे लेता हूं ना तो x की वैल्यू मैं 3/2 नहीं ले सकता, x की वैल्यू 3/2 यहां पे नहीं ले सकता बिकॉज यह हमारा ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा फिर, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल कम है ना, तो ये हमारा ग्रेटर देन जीरो नहीं निकलेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी हम ऐसे केस में नहीं ले सकते। तो जो भी वैल्यू लेना पड़ेगी जब भी हम बोथ का यूज करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू ही लेना पड़ेगी, यानी x और y हमारे इंटीजर ही होना चाहिए जब भी तुम बोथ का यूज करोगे, और अगर ये इंटीजर होंगे, जब जब ये इंटीजर होंगे तब तब ये हमारा आंसर यस में देगा, यानी बोथ से आंसर आ रहा है दोस्त, और बोथ से अगर आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बोथ के आंसर से। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अगला देखो, आगे क्या है, a person buys 3 articles PQR for ₹50। ओके, सो PQR से उसने 3 आर्टिकल खरीदे और कितने रुपए में, 50 रुपीज में। ओके, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल Q इज 16 रुपीज, तो Q की जो वैल्यू है दिस इज 16 रुपीज है विच इज लीस्ट, ये हमारी लीस्ट वैल्यू है। अब देखो Q की वैल्यू 16 इधर पे रखेंगे तो P प्लस R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी, राइट। अब ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन डायरेक्शन वाला पोर्शन।
व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी, हमसे आर्टिकल पी की प्राइस पूछी गई है। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो क्या कहता है, स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर, यानी पी की जो कॉस्ट प्राइस है वो आर से ज्यादा नहीं है, आर से ज्यादा नहीं है तो आर से हमारी कम होगी या फिर बराबर होगी, यही है पॉसिबिलिटी। अब यहां पे तो बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती हैं, बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है ना कि लाइक पी की वैल्यू आर से बराबर रख लो, 17 कर लो, तो पी की वैल्यू 17 आ रही है। पी की वैल्यू इससे कम लेना है, इसको मैं 16 कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं 18, तो भी मेरा आंसर है ना। तो इससे हमारा अकेले से आंसर नहीं आएगा। सेकंड वाला देखो स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी यानी कि स्मॉलर एंड इक्वल टू पी हो जाएगा ये। अब सेम सिचुएशन है यहां पे भी, अगर मेरे को इसको बराबर लेना है तो 17 हो जाएंगी, अगर इसको कम लेना है तो इसको मैं 16 ले लेता हूं, उसको 18, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लिमिट नहीं है ना क्योंकि, तो यहां पे भी हमारा आंसर नहीं निकलेगा, तो ये भी गया। अब जब दोनों ही इंडिविजुअल गलत हो जाते हैं तो हम बोथ को चेक करते हैं। अब जब हम बोथ को चेक करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट को अगर तुम्हें मर्ज करना है ना, तो पी एक बार छोटा हो रहा है एक बार बराबर हो रहा है, तो दोनों को स्टेटमेंट को मैं कर तो पाऊंगा नहीं, तो एक ही तरीका है बस इनको बराबर करने का कि P इज इक्वल टू आर एंड P इज ऑल्सो इक्वल टू आर सेकंड स्टेटमेंट में, तो P इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अब यहां से सिर्फ हमें P की एक ही वैल्यू मिलेगी विच इज 17, विच इज 17, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 17 और एक यूनिक आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग बोथ, तो आंसर कैन बी यूजिंग बाय बोथ यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। हाँ, अगला आ जाओ, इसमें क्या है भाई, बोलता है PQRS अपीयर्ड इन अ टेस्ट, तो एक टेस्ट में PQRS लोग अपीयर होते हैं, 4 लोग। हैज P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q, तो इसमें पूछा है यस और नो वाला क्वेश्चन है ये भी, तो उसने क्या पूछा है कि P का जो स्कोर है वो मोर देन द Q है क्या, ये वाली सिचुएशन हमसे यस और नो में पूछी है, इसने निकाल देंगे। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q इज इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय R एंड S, तो P और Q का जो सम होगा वो R और S के सम के बराबर होगा। तो इसमें हम कैसे बता सकते हैं भाई, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहां पे तो, और यस और नो में बताना है तो कुछ कुछ केस में यस आएगा, कुछ कुछ केस में नो आएगा, तो इससे नहीं बता सकते हम। अगला आ जाओ, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, फर्स्ट अलोन से तो आंसर नहीं आ रहा। अगला देखो द सम ऑफ द स्कोर मार्क्स P एंड S, तो P और S का जो सम है दिस इज मोर देन द सम ऑफ द स्कोर मार्क्स Q एंड R। अब इसमें भी देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी, सेम कहानी बनेगी, P कभी बड़ा आएगा कभी छोटा आएगा, क्योंकि हमें P और Q देखना है, क्योंकि लिमिट नहीं है, कोई नंबर्स की लिमिट होती तो हम लोग बात भी करते, तो इससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। जब दोनों हमारे गलत हो जाते हैं तो हम बोथ को कंबाइन करते हैं। अब जब हम बोथ को कंबाइन करेंगे तो यहां पे P और Q हमारे बराबर हो रहे हैं R और S के, कोई भी तरीका नहीं है कि हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकें जस्ट लाइक दिस। यहां पे तरीका था इन दोनों को बराबर करने का, यानी इन दोनों को मर्ज करने का एक तरीका था, बट यहां पे कोई तरीका नहीं है कि हम इनको मर्ज कर सकें, यानी बोथ से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा नन। नन बोले तो नीदर वन नॉर टू, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग द बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अब यहां पे देखो क्या कहानी है, क्या बोलता है भाई, दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिविजिबल बाय व्हाट, तो किससे डिविजिबल होगा ये। सो दिस इज हमारा, हम लोग किससे करेंगे, यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट से करेंगे, तो 3 को भूल जाओ तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 2 की पावर 7 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 यानी 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से 5 कटेगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 की पावर 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 से इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 2 की पावर 3 बचेगा। सो दिस इज हमारा हो गया 2 और दिस इज हमारा हो गया 8, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 0, तो यानी कि जो भी नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से ही होगा, बिकॉज लास्ट में 0 आ रहा है। आगे आ जाओ, अगला देखिए, इसमें क्या है भाई कहानी बोलता है लेट P एंड Q बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग P इज लेस देन Q एंड P प्लस Q इक्वल्स टू K, सो P इज लेस देन Q और साथ में बोलता है कि P प्लस Q इक्वल्स टू K, ठीक है। What is the smallest value of K that does not determine P and Q uniquely? अब ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, खुद में ही यूनिक है ये, क्योंकि जो उसने पूछा है ना वो बड़े कयामत तरीके से पूछा है। क्या बोलता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी K की हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, K की हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली, यानी कि वो P और Q की यूनिक वैल्यू ना दे पाए। K की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू वो बताओ जिसकी वजह से P और Q हम बता ना सकें कि भाई P और Q क्या होंगे। अब देखो K के बारे में हमसे इसने कुछ बोला नहीं है कि K हमारा क्या होगा। अब P और Q दोनों इंटीजर है हमारे पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है K भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब K अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो K हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज P एंड Q हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए
यहां पे अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो k की वैल्यू हम 1 नहीं रख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि अगर 1 रखोगे तो इन दोनों को तुम बांटोगे कैसे, तो हम 1 नहीं रख सकते। दूसरी कहानी, यहां पे अगर मैं 2 रखता हूं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो k की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा, और k की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 2 रखेंगे तो इन दोनों को 1 और 1 करना पड़ेगा, और 1 और 1 हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि p हमारा छोटा है q से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम 3 रखते हैं, अगर हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारे पास पेयर क्या बनेगा, हमारे पास पेयर बनेगा 1 एंड 2 का, और p हमारा छोटा है ना, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। इसमें एंड का ही बनाऊंगा मैं, ये रिस्पेक्टिवली हमारा निकल के आ रहा है। तो इसमें हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है। हमें वो वैल्यू चाहिए k की जिसमें हम बता ना पाए p की और q की वैल्यू क्या है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। k की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो यहां पे 2 और 2 तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज ये बराबर नहीं हो सकते। तो मैं क्या ले सकता हूं, 1 एंड 3। तो इसमें भी मैं यूनिकली बता पा रहा हूं कि p और q की वैल्यू होगी क्या, मेरे को वो चीज चाहिए जिसमें मैं बता ना पाऊं, तो ये भी आंसर नहीं है। अगर मैं k की वैल्यू 5 लेता हूं तो यहां पे मैं 1 और 4 बोल सकता हूं, पहला पेयर। दूसरा पेयर में 2 एंड 3 बोल सकता हूं, ठीक है। पहला पेयर मैंने 1 और 4 बोला, दूसरा पेयर 2 एंड 3 बोला, क्योंकि p की वैल्यू छोटी है हमारी q से। तो यहां पे अब मैं नहीं बता पा रहा हूं कि p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी। p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और q की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। यानी कि k की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 5। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने की 100% चांसेस है दोस्त, ठीक है। आगे आओ, आगे क्या बोलते हैं, अ पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। तो 100 मीटर स्ट्रेट, अब स्ट्रेट ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, जहां मन करे वहां चला दो, मैं यहां चला देता हूं। तो 100 मीटर स्ट्रेट गया वो, ठीक है। कहां से, यहां से गया, ये इसका हाउस है, ध्यान रखिएगा। अब आगे टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, अब लेफ्ट टर्न होगा तो ये 100 मीटर और चल गया, लो, ठीक है। इसके बाद अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 300, तो यहां से ये 100 हो गया इसके करस्पॉन्डिंग, और 200 और मैंने चला दिया, तो ये 300 हो गया टोटल। अब ये बंदा यहां पे आ गया, ठीक है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, यहां से टर्न राइट करेगा तो ऊपर जाएगा, और यहां पे आ गया इसका ये ऑफिस, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस, तो हाउस से वो कौन से डायरेक्शन में चला था, तो आप ईस्ट मत बोल देना डायरेक्टली, क्योंकि वो तो मैंने खुद से चलाया था। इफ हिज हाउस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डायरेक्शन, अगर उसका हाउस, देखो क्या बोलता है, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो हाउस के रिस्पेक्ट में इसका जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। अगर मैं अकॉर्डिंग टू अपना चार्ट देखूं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। अब ये तो हमें नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट करो, तो इसको एक बार घुमाओ और फिर एक बार और घुमा दो। तो जैसे ही घुमाओगे इसे, तो यहां पे हमको दिखेगा ईस्ट, यहां पे आ जाएगा नॉर्थ, यहां पे आ जाएगा वेस्ट, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, साउथ। तो देखो अगर ये इसका घर है तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसका हाउस है, देखो भाई। अब अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हाउस है तो इस बंदे ने कहां चलना चालू किया था, इस डायरेक्शन में चलना चालू किया था ना, ये घर है, यहां चालू किया था, और ये आ गया इसका ऑफिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो बंदा है वो किस तरफ चालू किया था चलना, साउथ की साइड। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन समझ रहे हो, ये क्वेश्चन। अगला आ जाओ, आगे क्या है, अ पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्ट वर्ड, तो वेस्ट साइड में ये 100 मीटर जाएगा, तो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बदल लेते हैं, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियसली बदला भी था। तो अब 100 मीटर ये वेस्ट गया, अब 100 मीटर वेस्ट जाने के बाद देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, अब लेफ्ट मुड़ेगा तो 100 मीटर यहां चल लेगा ये, ठीक है भाई। फिर उसने बोला देन ही टेक्स 225 डिग्री टर्न्स क्लॉकवाइज, अब देखो यहां से क्लॉकवाइज यानी कि यहां पे होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, क्योंकि इसका फेस यहां पे है। तो देखो 90 डिग्री ये आ जाएगा, अगेन 90 डिग्री ये आ जाएगा, तो 180 डिग्री हो गया, 45 डिग्री ये हो जाएगा, तो यहां पे वो बंदा आ गया। तो ये पूरा एंगल जो है वो यहां से करस्पॉन्डिंग यहां से लेके यहां तक का एंगल 225 हो गया, ये बंदा अब यहां जा रहा है। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अब इसमें क्या है, देखो बोलता है ये फिर से डेटा सफिशिएंसी हमारे पास, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी हमारे को काफी ज्यादा मिली है इस वाले सेट में, और बढ़िया पेपर है। What are the value of m and n where m and n are natural number, तो देखो m और n दोनों के दोनों हमारे नेचुरल नंबर है। 1 2 3 इसका सेट जो बनेगा वो कितना हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है कि m प्लस n इज ग्रेटर देन mn, सो स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है कि m प्लस n इज ग्रेटर देन mn, ठीक है भाई, मान लिया, और m इज ग्रेटर देन n। तो यहां पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, m की वैल्यू मैं 4 ले लूं, इसकी वैल्यू मैं 2 ले लूं, 4 2 4 2 8 होता है,
और 4 + 2 6, ये तो खैर नहीं होगा। 4 and 6 ले लेते हैं, 4 and 6 10 होता है, 4 6 24। तो यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी मैं बना सकता हूं। एक सेकंड, 1 and 2 ले लेता हूं तो 3 आ जाएगा, 1 2 2 हो जाता है, 1 and 2, 1 and 2 इसका वाइस वर्सा, ऐसा उल्टा कर सकता हूं। तो वैल्यूज तो है काफी सारी, मैं ले सकता हूं। 3 and 1 अगर मैं लेता हूं तो ये 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 and 1, तो काफी सारी वैल्यू है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा। m और n की वैल्यू निकालना है मेरे को, है ना। सो मैं नहीं निकाल सकता, पहला वाला स्टेटमेंट का यूज करके मैं आंसर नहीं कर सकता। सेकंड देखो, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24। तो अब प्रोडक्ट 24 है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो 24 कैसे हो सकता है? 1 and 24 का पेयर आएगा, कॉमा का मतलब पेयर हो गया, ये वाइस वर्सा यानी 24 and 1 भी हो सकते हैं। इसके बाद 2 and 12 भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 3 and 8 भी आ सकता है। इसके बाद तुम्हारा 4 and 6 भी आ सकता है। इसके बाद तुम्हारा 6 and 4 तो इसी में ही समाहित है, ठीक है। तो इतने सारे पेयर हमारे को मिल सकते हैं 24 के लिए। तो हमारी m और n की वैल्यू क्या होगी हमको क्या पता भाई, इसमें ही दो वैल्यू हो रही है m की, 24 भी हो सकती है, 1 भी, इसमें 2 हो सकती है, 12 हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो सेकंड वाले से भी हम आंसर नहीं बता सकते। अगर हम बोथ को कंबाइन करते हैं, क्योंकि देखो इंडिविजुअल हमारे गलत हो जाते हैं, तो हम बोथ को कंबाइन करते हैं। अब जब अगर मैं बोथ को कंबाइन करूंगा, सो m और n का प्रोडक्ट अब अपन को पता पड़ गया, विच इज 24, यानी m + n की जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 24 होगी। पहली बात तो ये, और m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, ये पहला स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है। अब ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं m की वैल्यू यहां पे 24 लेता हूं और इसकी 1 लेता हूं तो ये 25 आ जाएगा। 24 बड़ा हो गया और ये हो गया, सो यहां पे 24 एंड इसकी वैल्यू में 1 ले सकता हूं, विच इज 25, विच इज ग्रेटर देन 24, और m बड़ा है हमारा n से, तो ये भी पॉसिबल हो रहा है। तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल हो रही है। अगला देखो, अगर मैं 12 and 2 लेता हूं तो 12 and 2 14 होते हैं, विच इज नॉट ग्रेटर, ये गई वैल्यू। अगर मैं 8 और 3 लेता हूं तो 8 and 3 विच इज नॉट पॉसिबल, 11 होता है। 6 and 4 लेता हूं तो 10 होता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही यूनिक वैल्यू बची दिस, तो यानी m की वैल्यू 24, n की वैल्यू 1। कब आंसर आ रहा है? जब हम बोथ का यूज कर रहे हैं, तो आंसर इज बोथ। बोथ बोले तो कैन बी आंसर यूजिंग द बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं इसमें, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला बोलता है द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट। साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट, दिस इज वर्क। वर्क हमसे पूछा क्या है? टाइम। हमसे टाइम पूछा है, वर्क इसमें पहले वाले स्टेटमेंट में दे दिया। एफिशिएंसी तो दे दो, बिना एफिशिएंसी के टाइम कैसे निकालोगे? इससे नहीं आएगा आंसर। द ट्रांसफर रेट इज 2.4 किलोबाइट पर सेकंड, यहां पे हमको दी गई है एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी दे दी, टाइम पूछा है तुमने, अकेली एफिशिएंसी से क्या ही कर लोगे भाई, वर्क तो दे दो, इससे भी नहीं होगा। लेकिन जब मैं बोथ को कंबाइन करूंगा ना, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम होता है, तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो बोथ से आंसर आ रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास। अगला देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन द नंबरिंग अ 260 पेजेस बुक। ओके, सो 260 पेजेस की बुक बनाना है और हमें देखना है कि कितनी बार 5 आएगा। तो देखो 1 से लेके 10 तक में एक बार 5 आता है, एक ही बार तो आता है। 11 से लेके 20 तक में एक बार 5 आता है, ठीक है। ऐसी कितनी चीजें हैं जिसमें एक ही बार 5 आता है, इसके सेट बना लो। इसके बाद अगर मैं इसका सेट बनाता हूं तो मेरा अगला सेट जाएगा 260 और यहां पे हो जाएगा मेरा 251। तो 251 से 260, तो 10 से लेके 260 कितने ऐसे पेयर हो जाएंगे? कितने ऐसे पेयर हो जाएंगे जिसमें एक एक बार 5 आता है? 13, देखो सॉरी 26। 10 से लेके 260 26 हो जाएंगे, तो 26 बार हमारा एक एक बार 5 आ गया, तो ये तो होगा 26। अब इसके बाद हमें कुछ और भी चीजें देखना है। अब वो कौन सी चीजें देखना है हमें? सबसे पहले यहां पे एक हमारे पास आएगा 50 वाली रेंज, 150 वाली रेंज और 250 वाली रेंज। अब इसके एक एक बार जो 5 है वो तो अपन ने काउंट कर लिए। 50 से लेके 59, 150 से लेके 159 और 250 से लेके 259, इन सब में हमारे जो 5 हैं वो भी आते हैं, जो कि डबल बार आते हैं। कैसे? यहां पे 55 आएगा, यहां पे 155 आएगा और यहां पे 255 आएगा। तो हमारे पास ये 26 तो हमारे ऐसे यूनिक हो गए जो कि यूनिक है। अब यहां पे कितनी बार आएगा? अब अगर मैं 50 से लेके 59 तक अगर देखता हूं, 50 से लेके 59 या फिर 50 से लेके मैं 60 भी बोल सकता हूं इसको। दिस इज मैंने 60 बोल दिया, दिस इज मैंने 160 बोल दिया और दिस इज मैंने 260 बोल दिया, ठीक है। यहां पे इस तरह से मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इससे कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 160 और 260 और 60 में तो वैसे भी नहीं आता। तो यहां 10 बार 5 आएंगे तुम्हारे। कैसे? देखो एक बार बता देता हूं मैं। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब अगर तुम देखोगे तो 11 हो गए ना, ये देखना ध्यान से, यहां तक हमारे 11 हो गए।
लेकिन ये जो यूनिक वाले थे, जो 55 का ये जो 5 था ना, वो हम लोग यहां पे ले चुके हैं उस वाली रेंज में। 155 में जो आएगा वो 5, वो हम लोग 155 वाली लाइन में ले चुके हैं। तो 11 में से हमारे कितने बचेंगे? 10 बचेंगे यहां पे। अब अगर यहां 10 बचेंगे तो 10 होंगे यहां, 10 होंगे यहां और 10 होंगे यहां। तो टोटल ये कितने हो गए? 30। तो 30 ये हो गए, 26 ये हो गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने? 56। तो 56 बार हमें 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नाइस, आगे आ जाओ। अगला क्या है? What is the sum of the first 28 terms in the following sequence? तो first 28 sum, ठीक है। तो अभी कितने टर्म्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं ये, ठीक है। तो पहले अपन को इसको बनाना पड़ेगा, 28 टर्म्स निकालना पड़ेंगे। तो यहां पे 1 1 2 1 2 3, यहां पे पेयर है ना, देखो 1 है, फिर ये 1 2 है ना, ये देखो पेयर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 5। अब अगला आएगा 1 2 3 6, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये हमारे कितने हो जाएंगे? देखो 15 हो गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गए ना, ये 28 हो तो गए। बस इनको मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा, एक्चुअल में ये सीक्वेंस में ही है। 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूं। दिस इज 1 2 3 बनेगा हमारा, 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 2 3 बनेगा, फिर 1 2 3 4 बनेगा, 1 2 3 4 5 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 बनेगा। ये हमारे 28 हो गए। अब देखो नेचुरल नंबर का हमारा सम क्या होता है? नेचुरल नंबर का सम होता है हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का हमारे पास जो सम होता है वो क्या होता है? एन एन प्लस 1/2 होता है ना। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो एक ही है ना, सो दिस इज 1 इंटू 1 प्लस 1/2, ठीक है। इन सबका सम चाहिए ना, प्लस यहां पे दो सम है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो यहां देखेगा 1 इंटू 2/2, यहां पे देखेगा 2 इंटू 3/2। अच्छा यहां कितना देखेगा? 4 है ना, तो 4 इंटू 5/2। यहां 5 है तो 5 इंटू 6/2। यहां 6 है तो 6 इंटू 7/2, और यहां 7 है तो 7 इंटू 8/2। 2 से दिस इज 4 टाइम, 2 से दिस इज 3 टाइम, 2 से दिस इज 3 टाइम, 2 से दिस इज 2 टाइम, 2 से दिस इज 2 टाइम, और 2 से दिस इज हमारा 1 टाइम। ये 1 टाइम और ये 1 टाइम। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 6, सॉरी 1 टाइम गया ना, ये 1 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 21 और प्लस में 28, ठीक है भाई। 28 एंड दिस इज हो गए 49, 49 और 1 हो गए 50। 50 के बाद ये हो गए तुम्हारे कितने? 50 के बाद ये हो गए 60, 60 63, 63 और 5 हो गए 68। 1 सेकेंड, ये हो गए तुम्हारे कितने? 49, 49 और ये 50, 50 के बाद में ये हो गए तुम्हारे 25 75 78, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। दिस इज 21, दिस इज 15, दिस इज ओके, 1 आ गया, 3 आ गया, ओके। कोई एक बार मैंने गड़बड़ किया क्या? 1 2 3 4 5 6 सेट हैं, जबकि यहाँ पे 7 सेट है, कोई तो एक गड़बड़ हुई है। ये 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, इसका हो गया। अच्छा मैंने इसका नहीं लिखा, इसका मैं इधर पे लिख देता हूँ, ठीक है, साइड में यहां लिख देता हूँ। दिस इज हमारा कितना आ जाएगा? दिस इज 3 है ना, तो 3 इंटू 4, अच्छा 3 इंटू 4 वाला गायब है, 3 इंटू 4/2 यानी कि दिस इज 2 टाइम, तो ये हो जाएंगे 6, ठीक। तो अब ये हमें सारे सम करना है, ठीक है। तो प्लस में 6 और लिख देता हूं मैं, यहाँ पे बीच में 6 लिख देता हूँ, चलो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 49 और ये 50, 50 के बाद ये हो जाएगा 9 और ये 30, तो 80, 80 के बाद हो जाएगा ये तुम्हारा, सॉरी 9 और 30 थोड़ी ना, ये हो गया 50, और ये हो गया तुम्हारा कितना? 59, 59 और ये हो गया तुम्हारा 20, 60 79, 79 एंड 5 हो गया तुम्हारा 84। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 84। कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो है, लेकिन ये चीज देख लेना बस। ये वाला जो पेयर था ना, ये वाला पेयर मैंने यहां सॉल्व किया है ये, ठीक। आगे देखिए, पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स PQR फॉर रुपीज इतना। तो PQR जो आर्टिकल इसने खरीदे हैं, इन तीनों की जो कॉस्ट प्राइस का जो सम होगा ये 3330 होगा, ठीक है। इफ P कॉस्ट 25% मोर देन द R, तो P की जो कॉस्ट है वो 25% मोर देन द R है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा P और R का रेशियो। R कॉस्ट 20% मोर देन द Q, तो R कॉस्ट 20% मोर देन द Q, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6/5।
20% मोर देन द Q6/5। ठीक है, सो PQR का तीनों का जो रेशियो बनेगा हमारा, वो कंबाइंड रेशियो कितना बनेगा? कॉमन कड़ी R है तो दिस इज 6 एंड दिस इज 4, तो 6 और 4 है तो 12 बना सकते हैं। इसको 12 बनाना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और इधर पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो दिस इज 10। करेक्ट। अब यहां पे बोला है देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी, तो तीनों का अगर मैं सम करता हूं तो ये तीनों का सम कितना आ रहा है? दिस इज 37। तो 37 यूनिट की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है? 3330। दिस इज 3 इंटू या 30 इंटू 111, 37 से दिस इज 3 टाइम कट होता है तो दिस इज 90 हो गया हमारा। ठीक है, सो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 90 निकल के आ गई। तो हमें पी की वैल्यू बताना है विच इज 15 यूनिट, तो 15 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 15 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 1350। सो 1350, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी इन इज द 3 डिजिट नंबर। ओके, सो ए बी का सम अगर मैं सी डी के साथ करता हूं तो मेरे पास 3 डिजिट नंबर आता है विच इज 1 सी और ई। ठीक है भाई, आगे क्या बोलता है? वेयर द लेटर्स ए बी सी डी ई डिनोट्स द डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ओके, तो ये ए बी सी डी ई जो है ना, ये डिस्टिंक्ट डिजिट है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू अपन को बताना है। ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट डिजिट अगर ये है तो यहां पे अगर मैं इसको बोलूं 2 डिजिट के नंबर है ना, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसको मैंने बोल दिया 10a प्लस बी बोल सकता हूं, इसको बोल दिया मैंने 10c प्लस डी, और इसको 1 को बोल दिया मैंने 100, इसको बोल दिया 10c, और इसको बोल दिया मैंने e, तो 10c से 10c कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। गॉट इट। अब यहां पे अगर मैं वैल्यू निकालूं, सो 10ab, अब सारी यूनिक वैल्यू बची है यहां पे। ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा 10a प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू 100 प्लस ई, या फिर ई को मैं यहां पे भी लेके आ सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का ई इक्वल्स टू 100, माइनस का ई इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो अब अपन को ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगी, बिकॉज ये यूनिक नंबर है हमारे तीनों के तीनों ना, तीनों के तीनों यूनिक डिजिट्स हैं हमारी। ठीक है, तो अगर मेरे को 100 पॉसिबल करना है तो ए की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं? काफी बड़ी वैल्यू रखना पड़ेगी इसमें। तो ए की वैल्यू अगर मैं मान के चलो 80 रखता हूं तो यहां पे हो जाएगा 80। ठीक है, यानी ए की वैल्यू मैंने 8 रख के देखी अभी, क्योंकि ऑप्शन में से देख लो ना, ऑप्शन में हमारे पास यही तो है वैल्यू, इनमें से चेक कर लो। कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, इसको छोड़ो, इधर से चेक कर लो। तो ए की वैल्यू सबसे पहले 9 रख के देख लेते हैं। सो अगर मैं ए की वैल्यू 9 रख के देखता हूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगी? 90 प्लस, अब बी डी और ई की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकता हूं? देखो इन तीनों का सम मेरे को 100 चाहिए ना, तो 90 प्लस अगर मैं बी प्लस डी प्लस ई की बात करूं, सॉरी माइनस ई की, तो बी की वैल्यू अगर मैं रख लेता हूं 8, इसकी वैल्यू रख लेता हूं 6, रैंडमली कुछ भी, और इसकी वैल्यू रख लेता हूं मैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 98, और ये हो जाएगा हमारा 104, और इसको मैं रख दूंगा 4। तो ठीक है, हमारा ये पेयर सेट हो रहा है। अच्छा, तो 90 से तो हमारा सेट हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू 9 से सेट हो रहा है। ए की वैल्यू 8 रख के अगर मैं देखूं तो, अगर मैं ए की वैल्यू 8 रखता हूं तो ये हो जाएगा 80। सो दिस इज 80 प्लस में बी और डी की वैल्यू अब मेरे को यूनिक रखना है ना, तो डिजिट मेरे को सिंगल रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है क्योंकि डिजिट हमारी 0 से लेकर 9 तक की होती है। ठीक, तो यहां पे अगर मैं 9 रख दूं, मैक्सिमम रख देता हूं, और यहां पे मैंने रख दिया 8 तो नहीं रख सकता, यहां 7 रख दी, और यहां पे कुछ और, तो ये हो जाएगा हमारा 17 यानी कि 97। अब 97 में से कुछ अगर लेस होगा तो वो 100 तो बन नहीं पाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू मैंने यूज की है, तो यानी ए की वैल्यू 8 पे हमारा आंसर नहीं है, तो 7 पे भी हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज वो 100 से लैग कर जाएगा, यानी कि ये हमारे आंसर नहीं बनेंगे। तो ए की वैल्यू 9 पे हमारा आंसर पॉसिबल हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ये भी मामला सही है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। हो, अगला देखिए, बोला जाता है 3 numbers XYZ आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। ओके, तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर होते हैं ये। ठीक है, तो XYZ की जो वैल्यू होंगी ना वो यहीं से सिलेक्ट की जाएंगी। ठीक है, सच दैट X इज ग्रेटर देन 2Y एंड दिस इज ग्रेटर देन 3Z। तो हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट XYZ आर पॉसिबल। तो कितने ट्रिपलेट बनेंगे अपन को ये पता करना है भाई। अच्छा, तो यहां पे अगर मैं Z की वैल्यू 1 ले लूं जैसे मान के चलो, तो यहां पे आ जाएगा 3 से बड़ी अब वैल्यू चाहिए मेरे को, तो डिस्टिंक्ट चाहिए ना इनकी वैल्यू, डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स, यस। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू अगर मेरे को चाहिए इनकी, तो इसकी वैल्यू अगर मैं Y की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा 4, Z की वैल्यू 1 लेने पे, इसकी 2 लेने पे, और इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 5, तो ये आ जाएगा 5, विच इज पॉसिबल। एक तो ट्रिपलेट हमारा ये पॉसिबल है, ऐसे ही हमें और भी ट्रिपलेट देखना है। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूं
ठीक है, इसकी वैल्यू 3 ले लेता हूं तो ये 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 लेने पे, इसकी वैल्यू 1 लेने पे, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 7, तो एक ट्रिपलेट मेरा ये भी ठीक है भाई, क्योंकि 7 तक ही चेक करना है मेरे को, 7 से ज्यादा मैं नहीं जा सकता, 7 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो एक ट्रिपलेट मेरा ये हो गया। अगर मैं z की वैल्यू फिर से 1 ले लूं, y की वैल्यू 2 ले चुका हूं, 3 ले चुका हूं, 2 फिर से ले लेता हूं, चलो आ जाओ, 2 लूंगा तो यहां पे 4 हो जाएगा, इसकी 1 इसकी 2, ठीक है, और यहां पे 5 की जगह मैं अगर ले लूं 6 तो भी हमारा सही है, तो 6 भी आ सकता है यहां पे, तो एक ट्रिपलेट ये हो गया। अब मैं z की वैल्यू फिर से, सॉरी यहां पे 3 आएगा, सॉरी z की वैल्यू 3 ले रहा हूं, z की वैल्यू मैं फिर से 1 ले लेता हूं, तो यहां पे 3 आ जाएगा। y की वैल्यू अब मैं 2 ले चुका हूं, तो 4 आया था, 3 ले चुका हूं, 2 ले चुका हूं, 2 अगर मैं फिर से ले लूं अगर, तो यहां पे 4 आ जाएगा, और यहां पे 5 मैं ले चुका हूं, 6 ले चुका हूं, 7 ले चुका हूं। अगर मैं y की वैल्यू ले लेता हूं 3, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो अगर मैं 3 लेता हूं तो फिर यहां पे 7 ही आएगा, ठीक है ना, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो मेरे पास अभी तो 3 ट्रिपलेट आ रहे हैं, और मैं वैल्यू क्या ले सकता हूं यहां पे, ये सारी वैल्यू हो गई, 1 अगर मैं ले लूं यहां पे z की वैल्यू, तो ये 3 हो जाएगा, और इसकी 2 ले लूं, एक सेकंड, और अगर मैं z की वैल्यू 1 ले लूं, y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, तो यहां पे हो जाएगा 4, और x की वैल्यू मैं 7 ले लूं, तो एक ट्रिपलेट ये भी तो है, इसकी 2 वैल्यू लेने पे इसकी वैल्यू 7, तो ये भी हमारे पास एक पॉसिबल है। अब इसके अलावा मेरे पास पॉसिबल नहीं है कुछ भी, तो मेरे पास 4 ट्रिपलेट आ रहे हैं विच इज यूनिक, तो 4 ट्रिपलेट, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे को चेक करना भी नहीं है, अगर होगा भी ना तो भी इससे ज्यादा ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास, इससे ज्यादा है नहीं, हमने मैक्सिमम निकाल दिए ना, इससे ज्यादा होंगे भी तो क्या कर लोगे, ऑप्शन बना दोगे क्या खुद से, यही आंसर है इसका। आगे आ जाओ, इसको देखिए क्या बोलता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल, तो 4 ऑरेंजेस 6 मैंगो एंड 8 एप्पल, इनकी जो कॉस्ट है इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ व्हाट, 1 ऑरेंज 2 मैंगो एंड 5 एप्पल। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इधर पे जाएगा तो दिस इज 2 ऑरेंजेस 4 मैंगो एंड 10 एप्पल हो जाएंगे, ठीक है भाई। इधर पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएंगे 2 ऑरेंजेस, ये हो जाएंगे 2 मैंगो, और ये हो जाएगा हमारा 2 एप्पल, तो ऑरेंज प्लस मैंगो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्पल के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। पूछा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ द 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगो एंड 9 एप्पल, ठीक है, इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगो एंड 8 एप्पल। इसको चेक करते हैं, ये 4 ऑरेंज इधर, ये 3 ऑरेंज जाएंगे इधर पे तो एक ऑरेंज बचेगा, ये 5 मैंगो जाएंगे तो एक मैंगो बचेगा, और ये 8 इधर पे जाएंगे तो एक एप्पल बचेगा। क्या ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ चुकी है, हाँ जी बिल्कुल आ चुकी है, ये सही है हमारा। तो हमें यही तो देखना है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट हो रहा है। अगला चेक करते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। तो ये वाली चीज क्या इसके बराबर हो रही है, हाँ जी बिल्कुल हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे बढ़ो, तो ये थे पूरे वो क्वेश्चन जो कि क्वांट और रीजनिंग के थे, और इसके क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन अभी मैंने नहीं कराया, और ये मैंने सेट बी लिया है, तो जिसके भी सेट बी होंगे तो उसके क्वेश्चन जो मार्किंग है वो इसी तरह से होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई सी सेट वाला स्टूडेंट देख रहा है, और अगर नहीं देख रहा है तो बैंकिंग वाले तो स्टूडेंट देख ही रहे होंगे। तो अगर आप इसको देख रहे हैं और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसके आगे जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेशन है उसका भी मैं पार्ट 2 लगा दूंगा, तो आप लोग उसको भी सीखना, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पहल अच्छी लगी है तो इसमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वो सारे स्टूडेंट या वो सारे आपके दोस्त बंधु भाई बंधु जितने भी लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है और सीसेट के एग्जाम को अपीयर किया है, उनके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, तो उत्तर की जांच यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर गाइस।